नमस्ते भाई बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम एलिगेशन चैप्टर को एंड कर देंगे, टाटा बाय बाय खत्म कर देंगे, है ना। आज की क्लास में हमें एलिगेशन चैप्टर के 30 क्वेश्चंस करने हैं। करें? चले शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की कहानी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 41। 40 सवाल तक हम कर चुके हैं। आज की क्लास का पहला टाइप है आपके सामने, सवाल नंबर 41। बताओ बच्चों, वही सारी है। ए मिक्सचर कंटेनिंग 22% of ethanol is mixed with another mixture containing A% of ethanol in the ratio 6:7. If the percentage of ethanol in the final mixture is 15%, the value of A. एथेनॉल वाले दो मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप एलिगेशन लगा लो एथेनॉल के कंसंट्रेशन पे। ठीक बच्चों, आप यहां पे एथेनॉल के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, बात खत्म। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एथेनॉल कितना है? 22%। एक मिक्सचर है जिसमें 22% एथेनॉल है। इसको मिक्स किया जाता है एक दूसरे मिक्सचर के साथ जिसमें A% एथेनॉल है। ठीक है, मिलाने के बाद जो फाइनल मिश्रण बनता है, फाइनल मिश्रण में एथेनॉल का परसेंटेज 15% है। फाइनल जो मिश्रण बनता है उसमें एथेनॉल का परसेंटेज 15% है। अगर आप एथेनॉल के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो जो आएगा वो फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का आएगा। जबकि सवाल के अनुसार यह बोला गया है कि 22% एथेनॉल के मिश्रण को दूसरे मिश्रण के साथ 6:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी कि फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो 6:7 है। तो एलिगेशन लगाने पर जो रेशियो आएगा फाइनली वो 6:7 आएगा। तो एलिगेशन का सवाल बन गया कि नहीं बन गया प्यारे बच्चों? आपको यहां पे एलिगेशन लगाना है। बताइए बच्चे, आप खुद देखो। 22 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7%। अगर 7 की वैल्यू 7% है तो इसका मतलब 6 की वैल्यू 6% है। 7 की वैल्यू 7%, 6 की वैल्यू 6%। आप खुद बताइए, मीन वैल्यू से छोटा है 15, सॉरी मीन वैल्यू से बड़ा है 15, से बड़ा है 22। अगर ये 15 से बड़ा है 22 तो यहां मीन वैल्यू से छोटा आएगा। यहां मीन वैल्यू से छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा? 6%। 15 से 6% छोटा आएगा। 15 में से 6 घटाइए 9%। यानी कि मेरे प्यारे भी सेकंड मिश्रण में जो एथेनॉल का कंसंट्रेशन आएगा उसकी वैल्यू 9% है। तो ए की वैल्यू 9 आ गई। सी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। एक सवाल और करेंगे ऐसा ही, ये बताओ। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। ठीक है, बनाओ। In 80 ml of a syrup, chloroquine and hydroxyl chloroquine are in the ratio 2:3। हमारे पास एक सिरप है, सिरप एक दवाई है। 80 ml एक सिरप है जिसमें दो चीज है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन। उनका रेशियो 2:3 है। दिस सिरप इज मिक्सड विद 120 ml ऑफ अनदर सिरप ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन। इस सिरप को एक दूसरे सिरप के साथ मिक्स करते हैं। इस सिरप को 120 ml दूसरे सिरप के साथ मिक्स करते हैं जिसमें भी क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन है। इनको मिक्स करने से जो रिजल्टेंट सिरप बनता है उसमें क्लोरोक्विन है 38.5%। इनको मिक्स करने से जो फाइनल जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसमें क्लोरोक्विन की मात्रा 38.5% है। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन इन द 120 ml सिरप। 120 ml सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो ज्ञात कीजिए। यह सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा, रिवर्स डेविएशन से और एलिगेशन से भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां पे आप क्लोरोक्विन पे एलिगेशन लगा लो। आप यहां पे क्लोरोक्विन की मात्रा पे एलिगेशन लगा लीजिए। हम यहां पे दो सॉल्यूशन मिला रहे हैं। पहला 80 ml, पहले की मात्रा 80 ml है, दूसरे की मात्रा 120 ml है। तो हम यहां पे दो सिरप को मिला रहे हैं। पहले सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है। यानी कि पहले सिरप में क्लोरोक्विन कितना? क्लोरोक्विन है 2 यूनिट।
आउट ऑफ टोटल 5, भाई टोटल कितना, क्लोरोक्विन प्लस हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन 5, 2/5। अब 1/5 हो गया 20%, 2/5 हो गया 40%। मैं कह सकता हूं तो पहले वाले 80 ml सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है, यानी कि टोटल अगर 5 है तो 5 में से 2 क्लोरोक्विन है, जिसको परसेंटेज में कहूंगा 40%। तो पहले वाले सॉल्यूशन में 40% क्लोरोक्विन है। मुझे नहीं पता दूसरे वाले 120 ml सिरप में कितनी क्लोरोक्विन है। अब इनको आपस में मिलाया जाता है, इनको आपस में मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन आता है, जो रिजल्टेंट सिरप आता है, उस रिजल्टेंट सिरप में 38.5% क्लोरोक्विन है। 38.5%। क्लियर है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने फर्स्ट सिरप और सेकंड सिरप को 80 ml और 120 ml मिलाया। किस रेशियो में मिलाया? फर्स्ट सिरप और सेकंड सिरप की मात्रा को किस रेशियो में मिलाया है आपने? ये 40 से कट गया, 40 दूनी 80, 40 × 120, 2:3 के अनुपात में मिलाया। बिल्कुल पिछला सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बस आप यह एलिगेशन लगा के ये पता लगा लो कि सेकंड वाले सिरप में क्लोरोक्विन कितने परसेंट है। क्वेश्चन सॉल्व, एलिगेशन से पता लग जाएगा। आप बताइए 40 में से 38.5 घटाएंगे कितना आएगा? 1.5%। आप खुद बताओ, अगर 3 की वैल्यू 1.5% है, आधा, तो 2 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी, 1%। आप बोलोगे आंसर 1% आएगा, आधा। ये बेसिक में पढ़ा चुका हूं। ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 38.5 से बड़ा है 40। क्या मीन वैल्यू से छोटा होगा? 38.5 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 1% डिफरेंस आना चाहिए। 38.5 से 1 घटाएंगे, 38.5 से 1 घटाएंगे 37.5%। तो ये मैंने पता लगा लिया कि सेकंड वाले सिरप में जो क्लोरोक्विन होगा वो 37.5% होगा। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि 120 ml का जो सेकंड वाला सिरप है उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो पूछा है। अब रेशियो कैसा आएगा? सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन है 37.5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है। यानी कि अगर टोटल सिरप 8 है तो उसमें से क्लोरोक्विन 3 है। अगर टोटल सिरप 8 है तो उसमें से क्लोरोक्विन 3 है, तो बाकी हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन क्या होगा? 8 में से 3 घटाएंगे 5। तो सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 3:5। खत्म। इतना सा सवाल था बेटे। चले आगे चलते हैं। खत्म। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप आएगा प्यारे बच्चों। ये बताइए, ये टाइप जो है बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत बारीक समझ चाहिए मिक्सचर की। इसलिए मैं आपको इस पे 2 सवाल कराऊंगा, ध्यान सुनिएगा। ए बोतल फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 50% एल्कोहल। एक विस्की से भरी हुई बोतल है जिसमें एल्कोहल है 50%। अब हम क्या करते हैं? A part of this whiskey is replaced by another whiskey containing 18% alcohol। हम इस विस्की का कुछ हिस्सा निकालते हैं और उसकी जगह दूसरी विस्की मिला देते हैं जिसमें 18% एल्कोहल है। आप समझ रहे हैं? हमारे पास एक विस्की की बोतल है, विस्की मतलब शराब। हमारे पास शराब की एक बोतल है जिसमें 50% एल्कोहल है। अब हमने इस बोतल की कुछ मात्रा निकाली और उसकी जगह दूसरी शराब मिला दी जिसमें 18% एल्कोहल है। ठीक है? यानी कि हम यहां ऐड नहीं कर रहे, पहले निकाल रहे हैं फिर उतनी ही मात्रा मिला रहे हैं, यानी कि रिप्लेस कर रहे हैं इस सवाल में। इसलिए सवाल बाकियों से अलग है। अब जो नया सॉल्यूशन बनता है उसमें एल्कोहल हो जाता है 26%। कितना हो जाता है? 26%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड। शराब की कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की गई थी, विस्की की कितनी क्वांटिटी प्रतिस्थापित की गई थी। यानी कि हमने 50% एल्कोहल वाली शराब निकाल के उसकी जगह प्यारे दोस्तों कितने जो है 18% वाली शराब से रिप्लेस किया है। यह सवाल है, ध्यान सुनेगा। दिमाग लगाओ बेटा, शब्दों पे ध्यान दो, क्योंकि यहां नहीं लिखा जा सकता कुछ भी। शब्दों पे ध्यान दो। एक शराब से भरी हुई बोतल है जिसमें एल्कोहल 50%। मैं एल्कोहल पे ही एलिगेशन लगाता हूं। शराब से भरी बोतल है जिसमें एल्कोहल 50% है। हम उसमें से कुछ शराब निकाल लेते हैं, निकाल ली।
कुछ शराब निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा, कुछ शराब निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा, उस बचे हुए सॉल्यूशन में भी अल्कोहल का परसेंटेज अभी भी 50% ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। हमारे पास एक विस्की की बोतल है, उसमें 50% अल्कोहल है, हम इसमें से कुछ हिस्सा निकालते हैं, निकालने के बाद जो बोतल बचेगी, उस बची हुई बोतल में भी अल्कोहल का परसेंटेज 50% ही रहेगा। अब हमने जो है उसकी जगह हमने कुछ क्वांटिटी निकाल ली 50% अल्कोहल वाले सॉल्यूशन की, उसकी जगह एक दूसरी विस्की मिला दी, उसकी जगह एक दूसरी विस्की हमने ऐड कर दी, जिस विस्की में बच्चों 18% अल्कोहल है, 18% अल्कोहल है। यानी कि टोटल क्वांटिटी नहीं बदली, 50% अल्कोहल वाली विस्की की जितनी क्वांटिटी पहले थी अभी भी उतनी ही क्वांटिटी है टोटल। क्यों? कि आपने जितनी शराब निकाली है सेम उतनी ही दूसरी आपने 18% अल्कोहल वाली शराब मिला दी। ठीक बच्चों, तो जो फाइनल मिश्रण बना उसमें अल्कोहल कितना हो जाता है? 26% हो जाता है, 26%। तो लगाइए एलिगेशन आपने, क्या आएगा? 26 माइनस 18 8 और 50 माइनस 26 यानी कि 24। तो ये आ गया 8:24, जो कट जाएगा 1:3, 1:3। मेरा सवाल यह है कि आपने विस्की की कितनी मात्रा रिप्लेस की थी। देखो, आपने दूसरी वाली शराब मिलाई, 18% अल्कोहल वाली आपने कितनी शराब ऐड करी है? 3 यूनिट। 3 यूनिट शराब आपने ऐड करी है, इसका मतलब आपने पहले 3 यूनिट विस्की निकाली होगी, फिर उसकी जगह आपने दूसरी 3 यूनिट 18% अल्कोहल वाली शराब मिलाई होगी। टोटल कितना आएगा? इस सवाल में टोटल जो होगा प्यारे बच्चों वो इन दोनों का योग होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर कैसे? हमारे पास एक अल्कोहल का सॉल्यूशन है जिसमें एक शराब है जिसमें अल्कोहल 50% है, हम उसमें कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हैं, कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद जो बची और फिर उसकी जगह दोबारा सेम दूसरे टाइप की शराब मिला देते हैं जिसमें 18% अल्कोहल है। तो बची हुई शराब प्लस मिलाई हुई शराब दोनों को मिला के तो टोटल बनेगा। तो टोटल है 4, यानी कि 4 यूनिट विस्की में से हमने 3 यूनिट निकालकर दूसरी विस्की से रिप्लेस किए। तो हमने कितना रिप्लेस किया? 3/4। इस सवाल का आंसर 3/4 है। बहुत ही टफ सवाल है, आज भी अगर दे दिया जाए तो 100 में से एक बच्चा मुश्किल है मिलना जो इस सवाल को कर पाए। कंफ्यूजन बहुत है ना। ये बताइए, सवाल नंबर 44, एक और करेंगे, ऐसा ही बनाओ। A flask is full of 20% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। एक फ्लास्क है, एक बर्तन है जो एक सॉल्यूशन से भरा हुआ है जिसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड है। अब क्या करते हैं, इस 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल का एक भाग हम निकालते हैं और उसको दूसरे 4% सल्फ्यूरिक एसिड वाले घोल से बदल देते हैं। क्या आप मेरी बात समझे? हमारे पास एक बर्तन में एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने 20% सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ हिस्सा निकाला और उसकी जगह हमने सेम क्वांटिटी 4% सल्फ्यूरिक एसिड वाला नया घोल मिला दिया। इस प्रोसेस से 10% सल्फ्यूरिक एसिड घोल प्राप्त होता है। जो नया सॉल्यूशन मिलता है उसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हमारा सवाल है कि फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल का कितना अंश बदला जाता है। हमने उस फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी रिप्लेस करी है? सुनिए, एक बर्तन है, बर्तन में एक घोल है, उस सॉल्यूशन में 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं। तो हमने बर्तन से कुछ मात्रा निकाली, फ्लास्क से कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा उस बचे हुए सॉल्यूशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन 20% ही होगा। निकालने के बाद हमने उसकी जगह एक दूसरा सॉल्यूशन बना दिया जिसमें 4% सल्फ्यूरिक एसिड है। फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है उसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे प्यारे भी, 10%। तो आपने कितना निकाला है? एलिगेशन लगाओ, 10 - 4 6 और 20 - 10 10। ये आ गया, ये 2 से कट गया, 2 3 6 और 2 से 10 5 बार, 3:5 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात समझ गए।
यानी कि आपने फ्लास्क से सल्फ्यूरिक एसिड निकाला, निकालने के बाद आपने दोबारा 5 यूनिट ऐड किया, यानी कि आपने 5 यूनिट निकाला होगा, तभी तो 5 यूनिट आपने दूसरे से रिप्लेस किया। तो यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल सॉल्यूशन होगा इन दोनों का सम 3 + 5 8। तो आपने 8 यूनिट में से 5 यूनिट निकालकर दूसरे वाले 4% सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस किया, यानी कि आंसर आएगा 5/8। 5/8 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टोटल जो क्वांटिटी होगी, जो आपने निकालने के बाद जो बचा और जो आपने ऐड किया, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चले 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, ऐसे समझ में आया ही होगा। आगे चलते हैं अगले टाइप। अब यहां से प्यारे बच्चों जो टाइप है एलिगेशन के, वो फिक्स वैरायटी नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन लैंग्वेज नहीं है, पर आपको हर एक को प्रैक्टिस करना है। आ जाओ स्टूडेंट, सवाल नंबर है 45। हां, सवाल बिल्कुल लेटेस्ट है। ए लोकल सिनेमा चार्जेस 150 रुपए पर यूथ टिकट एंड 250 रुपए पर एडल्ट टिकट। एक लोकल सिनेमा घर है, वो टिकट लगाता है एक यूथ पे, मेरे भाई अगर कोई जवान लड़का देखने जाएगा 150 रुपया पर टिकट, और एडल्ट अगर कोई देखने जाएगा तो 250 रुपया पर एडल्ट टिकट। एडल्ट वन इवनिंग, एक शाम को थिएटर सेल्ड ए टोटल ऑफ 200 टिकट। एक शाम को थिएटर ने 200 टिकट बेचे, जिससे टोटल 38,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। तो आपसे पूछा कितने यूथ टिकट बेचे गए हैं और कितने एडल्ट टिकट बेचे गए हैं, है ना। यूथ टिकट, युवाओं को कितने टिकट बेचे गए हैं और एडल्ट्स को कितने टिकट बेचे गए हैं, आपसे पूछा है। तो एक थिएटर मेरे दोस्तों यूथ को टिकट बेचता है और एडल्ट को टिकट बेचता है। आप यहां से लगा दो मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे एलिगेशन लगा दो टिकट प्राइस पर पर्सन। टिकट प्राइस पर पर्सन पे एलिगेशन लगा दो, टिकट प्राइस पर पर्सन। अगर आप ध्यान से देखें तो यूथ को जो टिकट बेचा गया है उसका प्राइस है 150 रुपया पर यूथ। एडल्ट को जो टिकट बेचा जा रहा है उसका प्राइस है 200 रुपया, 250 रुपया पर एडल्ट। 250 रुपया पर एडल्ट। एक शाम को टोटल 200 टिकट बिके, 200 टिकट से कलेक्शन हुआ 38,000, यानी कि ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 200 टिकट से 38,000 रुपए का कलेक्शन हुआ है। यानी कि ओवरऑल यूथ प्लस एडल्ट मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल 200 टिकट से 38,000 का कलेक्शन हुआ। तो ओवरऑल एक टिकट का एवरेज प्राइस कितना? 190 रुपए पर टिकट। यूथ प्लस एडल्ट का मिलाकर ओवरऑल एक टिकट का एवरेज प्राइस कितना? 190 रुपए पर पर्सन। तो एलिगेशन लगाएंगे, लोगों की संख्या का सीधा रेशियो आ जाएगा पर्सन, लोगों की संख्या का रेशियो आ जाएगा सीधा, लोगों की संख्या का। 250 माइनस 190 60, और 190 माइनस 150 यानी कि 40 ये आ गया। 60-40 का रेशियो 20 से कट जाएगा, 3:2, 3:2 है। टोटल कितने लोग जाएंगे मेरे दोस्तों? 5 यूनिट। टोटल कितने टिकट बेचे गए? 5 की वैल्यू 200, 200 टिकट बेचे गए। तो 5 की वैल्यू 200 है, 40 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 40 गुना आ जाएगी, 120। 2 की वैल्यू भी 40 गुना आ जाएगी, 80। यानी कि 120 बेचे गए यूथ टिकट, 80 बेचे गए एडल्ट टिकट। आंसर आ गया ए ऑप्शन। अगला सवाल 46वां। एक केमिस्ट 2 टाइप के लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिलाता है। एक केमिस्ट जो है प्यारे बच्चों, वो 2 टाइप के तरल पदार्थ को मिलाता है, 1 और 2 को। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेट्स 1 किलोग्राम। जो हमारा पहला लिक्विड है उसके 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है। एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम। जो हमारा दूसरा लिक्विड है उसके 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। अब इनको मिलाने से जो मिश्रण बनता है ना, ये 2 लिक्विड मिला दे, लिक्विड 1 लिक्विड 2, इनको मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसके आधे लीटर मिश्रण का वजन 480 ग्राम है। ठीक है ना। लिक्विड 1 लिक्विड 2 को मिलाने से जो मिश्रण बना है उस मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है। तो आपसे पूछा, बताइए देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
इस मिक्सचर में दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बना है, उस मिश्रण में लिक्विड वन का परसेंटेज कितना है वॉल्यूम की टर्म में, आयतन के संबंध में, बताइए बच्चे। तो दो लिक्विड को मिला के एक नया मिश्रण बना रहे हैं। आप एलिगेशन लगा लो डेंसिटी पे, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर पे आप प्यारे दोस्तों एलिगेशन लगा लो। हम दो टाइप के यहां पे लिक्विड को मिलाते हैं, लिक्विड वन और लिक्विड टू। लिक्विड वन और लिक्विड टू एलिगेशन आप जहां भी लगाओगे हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आएगा, लिक्विड वन लिक्विड टू। लिक्विड वन के 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। लिक्विड वन के 1 लीटर का वजन 1000 ग्राम है, यानी कि इसकी डेंसिटी है 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर का वजन 1000 ग्राम। जो हमारा दूसरा लिक्विड है उसके 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। तो प्यारे दोस्तों लिक्विड टू की डेंसिटी 800 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर का वजन 800 ग्राम। इनको मिलाने से जो मिश्रण बनता है, मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है। आधे लीटर का, अगर आधे लीटर का वजन 480 है तो मिश्रण के 1 लीटर का वजन क्या होगा, दुगना। आधे लीटर का वजन अगर 480 है तो 1 लीटर का वजन दुगना होगा, 480 का दुगना, यानी कि 960 ग्राम पर लीटर। तो मिलाने से जो मिश्रण बना है दोस्त, उस मिश्रण के 1 लीटर का वजन 960 ग्राम होगा, कि आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, तो मिश्रण के 1 लीटर का वजन 960 ग्राम होगा पर लीटर। अब एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन अगर हम लगा रहे हैं ग्राम पर लीटर पे, तो रेशियो जो आएगा लीटर का, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा कि लिक्विड वन और लिक्विड टू की मात्रा को उनके वॉल्यूम वाइज किस रेशियो में मिलाया गया है ना। 960 माइनस 800 160 और 1000 माइनस 960 यानी कि 40। तो 160 रेशियो 40 चला गया, 4 रेशियो 1, यानी कि लिक्विड वन लिक्विड टू को 4:1 के अनुपात में मिलाया गया है। तो जो मिश्रण है उसमें लिक्विड वन का परसेंटेज कितना, मिश्रण में लिक्विड वन है 4, मिश्रण में लिक्विड वन है 4 आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल दोनों लिक्विड है, लिक्विड वन प्लस लिक्विड टू 5, यानी कि 4/5, और 4/5 कितना है, 4/5 आ गया 80%, यानी कि मिश्रण में लिक्विड वन का जो परसेंटेज है 80% होगा। खत्म। आगे चलते हैं दोस्त, ये बताओ अगला सवाल। A family of 7 minors and some adult has an average wheat consumption. एक परिवार में 7 नाबालिग हैं और कुछ एडल्ट लोग हैं, उनका औसत गेहूं की कुछ ना कुछ औसत खपत है 11.1 किलोग्राम। देखो एक परिवार में 7 माइनर 7 नाबालिग लोग हैं और कुछ एडल्ट लोग हैं। ये जो औसतन गेहूं खाते हैं, तो परिवार के सभी मेंबर्स का जो एवरेज गेहूं की खपत है 11.1 किलोग्राम पर फैमिली मेंबर है। एवरेज कंजम्पशन फॉर माइनर इज 5.5 किलोग्राम पर पर्सन एंड एडल्ट इट इज 16 किलोग्राम पर पर्सन। फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट इन द फैमिली। फैमिली में कितने एडल्ट हैं। तो आप यहां पे मेरे दोस्तों खपत पे एलिगेशन लगा लो ना। खपत यानी कि किलोग्राम पर पर्सन। गेहूं की खपत पे एलिगेशन लगा लो किलोग्राम पर पर्सन। तो रेशियो किसका आ जाएगा एलिगेशन से, पर्सन्स का, लोगों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। है कि नहीं सिंपल सवाल। तो एक फैमिली में माइनर लोग भी हैं और एडल्ट लोग भी हैं। परिवार के सभी 7 माइनर है, कुछ एडल्ट है, सभी लोगों का एवरेज कंजम्पशन है 11.1 किलोग्राम पर पर्सन, जबकि नाबालिग का कंजम्पशन है, माइनर लोगों का एवरेज कंजम्पशन है 5.5 किलोग्राम पर पर्सन, एडल्ट का कंजम्पशन है 16 किलोग्राम पर एडल्ट, है ना। तो आप बताइए एलिगेशन लगाने से लोगों की संख्या का रेशियो नहीं आ जाएगा। 16 में से 11.1 घटाएंगे 4.9 और 11.5 में से 5.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.6। ये 7 से चला जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 रेशियो 8 आ गया। ये क्या आ गया, परिवार में माइनर और एडल्ट की संख्या का रेशियो आएगा। परिवार में माइनर हैं कितने, 7 नाबालिग हैं। परिवार में 7 नाबालिग हैं, 7 किलो 7, तो एडल्ट कितने 8, 8 यूनिट की वैल्यू 8, तो परिवार में 8 एडल्ट है। आंसर आ गया डी ऑप्शन 8। इससे आसान तो सवाल ही नहीं है। ये बताइए सवाल नंबर 48 बताओ।
ए रैबिट ऑन ए कंट्रोल डाइट इज फेड डेली 300 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू फूड्स, फूड एक्स एंड फूड वाई। एक खरगोश डाइटिंग पे चल रहा है। बताओ, खरगोश भी डाइटिंग पे चल रहे हैं, हम ही ना करते बस। एक खरगोश जो एक कंट्रोल डाइट लेता है और डेली 300 ग्राम फूड खाता है। एक खरगोश जो है, जो बिल्कुल बैलेंस खाना खाता है, डेली का 300 ग्राम फूड खाता है डेली, जिसमें दो फूड का मिक्सचर है, फूड एक्स और फूड वाई। ठीक है बच्चों, फूड एक्स कंटेन्स 10% प्रोटीन, फूड वाई कंटेन्स 15% प्रोटीन। If rabbits daily diet provide exactly 38 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली, अगर हमारे यहां खरगोश की जो डाइट है वो एग्जैक्टली 38 ग्राम प्रोटीन देती है उसको डेली, तो आप बताइए कि उस मिश्रण में फूड एक्स कितने ग्राम है? गजब सवाल, इससे गजब सवाल नहीं बन सकता। एक खरगोश बेचारा डेली 300 ग्राम फूड खाता है। ये जो 300 ग्राम फूड खा रहा है, इसमें है फूड एक्स और फूड वाई का मिश्रण। 300 ग्राम फूड खाता है, फूड एक्स और फूड वाई का मिश्रण, तो फूड के भीतर प्रोटीन भी तो होगी। जो वो हम फूड खाते हैं, फूड के भीतर प्रोटीन भी तो होगी। तो आप प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई के भीतर 15% प्रोटीन है। हमारा ये जो खरगोश डेली 300 ग्राम फूड खाता है टोटल, हमारा ये जो खरगोश डेली 300 ग्राम फूड खाता है, उस 300 ग्राम फूड में एग्जैक्टली 38 ग्राम प्रोटीन है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल एक्स प्लस वाई मिलाकर, टोटल एक्स और वाई मिलाकर खरगोश 300 ग्राम फूड खाता है, और 300 ग्राम फूड में 38 ग्राम प्रोटीन, यानी कि ओवरऑल दोनों फूड में मिलाकर कितनी प्रोटीन है? ओवरऑल दोनों फूड में मिलाकर गुणा 100% कर देंगे ना, 38/3% प्रोटीन है ओवरऑल। ओवरऑल दोनों फूड एक्स प्लस फूड वाई में मिलाकर 300 ग्राम है। 300 ग्राम में 38 ग्राम प्रोटीन है, जो कि परसेंटेज में हो जाएगा 38/3%। खत्म। तो यहां एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन एलिगेशन लगाने से आसान हो जाएगा कि यहां बटे 3 आ रहा। पहले पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 3 से गुणा कर दो बच्चों। 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिया 30%, 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45%, या 3 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 38%। ये आ जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे तो 45 माइनस 38 7, और 30 माइनस 38 8। तो ये फूड एक्स और फूड वाई की मात्रा का रेशियो आ गया। ये खरगोश के खाने में फूड एक्स और फूड वाई की मात्रा का रेशियो आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण में फूड एक्स की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण में फूड एक्स है 7 यूनिट। मिश्रण में फूड एक्स है 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 7 8 15। तो फूड एक्स 7 यूनिट है 15 में से, कितना का? 300 ग्राम का। तो 300 ग्राम का 7/15 फूड एक्स है, जो कि आ जाएगा 140 ग्राम। और यही सवाल का आंसर है बेटे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गजब सवाल। ऐसे ऐसे गजब सवाल परीक्षा में आते हैं, और मैं आपको सारी लैंग्वेज बताना चाहता हूं। ये बताइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 49, करो। सुहानी अपनी 90,000 की पूरी इनकम पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। सुहानी अपनी इनकम 90,000 रुपए पे 30% टैक्स देती है। रितिका पेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर एंटायर इनकम। रितिका अपनी इनकम पे, रितिका की इनकम है वाई, रितिका अपनी इनकम वाई रुपए पे 40% टैक्स देती है। ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम कम्स टू 37%। दोनों की टोटल इनकम पे मिलाकर जो टैक्स रेट है 27% है। यानी कि सुहानी प्लस रितिका की कंबाइंड इनकम पे जो टैक्स है 37% है। पूछा है वाई का मान क्या है, तो आप टैक्स रेट पे एलिगेशन लगा दो ना। दो लड़कियां सुहानी और रितिका। सुहानी अपनी इनकम का बेस क्या हो गया? इनकम। टैक्स रेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? इनकम को। सुहानी अपनी इनकम का 30% टैक्स देती है, रितिका अपनी इनकम का 40% टैक्स देती है, दोनों की कंबाइंड इनकम पर। यानी कि सुहानी प्लस रितिका,
सुहानी प्लस रितिका की कंबाइंड इनकम पर टैक्स रेट कितना है? 37% है। तो लगाएंगे एलिगेशन लगाने से सुहानी और रितिका की इनकम का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट 40 माइनस 37 3 आ गया, 37 माइनस 30 7 आ गया, 3:7 आ गया बच्चों। ये दोनों लड़कियों की इनकम का रेशियो आ जाएगा इनकम का। अब यहां सुहानी की जो इनकम है वो 90,000 है। सुहानी 90,000 रुपए की इनकम कमाती है, तो सुहानी की इनकम है 90,000, 3 की वैल्यू है 90,000, के मतलब 1000 होता है। तो यहां रितिका कितनी आएगी? 30 या 90 है, तो 30 गुणा 7 210 के, यानी कि रितिका की इनकम है 2,10,000। डी ऑप्शन। ये मतलब 1000। आगे चलते हैं 50वां। जॉन का मंथली खर्चा उसकी मंथली सैलरी का 85% है। जैक का मंथली खर्चा उसकी मंथली सैलरी का 90% है। उनका कंबाइंड एक्सपेंडिचर 88% है। अगर जॉन की मंथली सैलरी 60,000 है तो जैक की मंथली सैलरी क्या है? बहुत बढ़िया। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते बेटा? यहां पर दो लोग हैं, जॉन और जैक। दो लोग हैं प्यारे दोस्तों, जॉन और जैक। आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है जॉन अपनी सैलरी का 85% खर्च करता है। जॉन अपनी सैलरी का 85% खर्च करता है। इसलिए किसको? जॉन अपनी सैलरी का 85% खर्च कर रहा है। यह बात जॉन की सैलरी को बेस मान के निकाली गई है, तो एलिगेशन से सैलरी का ही रेशियो आएगा। जॉन अपनी सैलरी का 85% खर्च करता है। जैक का खर्चा जो है वो उसकी सैलरी का 90% है। जैक अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है। देयर कंबाइंड एक्सपेंडिचर 88%। दोनों का कंबाइंड एक्सपेंड, दोनों अपनी सैलरी का टोटल मिला के 88% खर्च करते हैं। दोनों का जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर है वो 88% है। हो गया, लगा दीजिए एलिगेशन। दोनों की सैलरी का रेशियो आ जाएगा। 90 में से 88 घटाएंगे 2 और 88 में से 85 घटाएंगे 3। ये जॉन और जैक की सैलरी का रेशियो आ जाएगा बच्चों। सैलरी या इनकम का रेशियो आ जाएगा, एक ही बात है। अब यहां पे बोला है जॉन की मंथली सैलरी 60,000 है। जॉन की मंथली सैलरी 2 यूनिट की वैल्यू 60,000 है। तो आपसे पूछा जैक की मंथली सैलरी। जैक की मंथली सैलरी 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 90,000, 2 की वैल्यू 60,000, 3 की वैल्यू 90,000। ये आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 51। आप बोलोगे हां जी, बहुत बढ़िया। ये अगला टाइप आएगा बच्चों। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एलिगेशन या डेविएशन कहां लगता है? जहां बीच में प्लस आता है। जहां भी बीच में प्लस आएगा वहां एलिगेशन लग जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो, सब बच्चों को पता है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम, खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम होता है। खर्चा प्लस बचत बराबर क्या? इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। तो मैंने आपको ये परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ा है ना, आय खर्चा बचत वाले सवाल। वही क्वेश्चन है पर हम एलिगेशन से करेंगे। सब बच्चों को पता है प्यारे दोस्तों, एक आदमी पैसा कमाता है तो खर्च करेगा, खर्च करने के बाद बचत भी करेगा, और इन दोनों का योग क्या? उसकी इनकम। इन दोनों का योग क्या है? उसकी इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो लिखा है यहां पे इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही प्लस करके इनकम लिखा जाएगा। शिशु अपनी इनकम का X% सेव करती है। शिशु ने रिशु, रिशु जितना पैसा कमाती है अपनी इनकम का X% बचाती है। रिशु अपनी इनकम में से X% बचाती है। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26%, रिशु की इनकम 26% बढ़ जाती है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, रिशु का खर्चा 20% बढ़ जाता है। हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 50%, रिशु की सेविंग्स 50% बढ़ जाती हैं। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान क्या है? देखो, रिशु की इनिशियल खर्चा, बचत, इनिशियल इनकम कुछ भी हो, रिशु का खर्चा बढ़ गया 20%, रिशु की बचत बढ़ी 50%, रिशु का इनकम बढ़ा 26%। ये इनिशियल पे ही तो बढ़ा है, तो एलिगेशन लगाने से रिशु की इनिशियल खर्चे और इनिशियल बचत का रेशियो आ जाएगा। लगा दीजिए एलिगेशन।
तो जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो 50 में से 26 घटाएंगे 24 और 26 में से 20 घटाएंगे 6, तो 24:6 आ गया बच्चों, 4:1। ये क्या आ गया, ये रिशु के इनिशियल खर्चे, ये रिशु के इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का रेशियो आ गया। यानी कि रिशु जो है 1 यूनिट बचत करती है और रिशु खर्चा करती है 4 यूनिट। यानी कि रिशु की इनकम कितनी होगी, 5। अगर रिशु की इनिशियल इनकम 5 है, 4 + 1 5, तो 5 में से रिशु 4 खर्चा करती है, 1 बचत करती है, यानी कि रिशु की बचत है 1। रिशु 5 यूनिट इनकम में से 1 बचत करती है, यानी कि 20%। रिशु अपनी इनकम का 20% बचत करती है। सवाल भी तो पूछा है, रिशु अपनी इनकम का कितना बचाती है, 20% बचाती है। एक्स की वैल्यू 20 आ गई, 20 आंसर है। एक और सवाल करेंगे बच्चों, ऐसा ही सवाल नंबर है आपके सामने 52, करो। रितु's मंथली सैलरी आर 28% ऑफ हर मंथली एक्सपेंडिचर। रितु की जो बचत है, रितु की मंथली बचत वो उसके खर्चे का 28% है। रितु की मंथली सेविंग उसके मंथली एक्सपेंडिचर का 28% है। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 45% एंड द मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 54.1%। ऋतु की मंथली इनकम 45% बढ़ जाती है, ऋतु का मंथली खर्चा 54.1% बढ़ जाता है। तो पूछा यह है देन बाय व्हाट परसेंट डू हर मंथली सेविंग इंक्रीज। तो ऋतु की मंथली सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी, आना समझ में। यह सवाल मैं ऑलरेडी आपको परसेंटेज चैप्टर में डेविएशन से करना सिखा चुका हूं। आज हम इस सवाल को एलिगेशन मेथड से ही करना सीखेंगे। जाके एक बार परसेंटेज चैप्टर टटोलो, जरा डेविएशन पढ़ो, रिवीजन करो। रिवीजन करने में कौन से प्राण छूटते तुम्हारे पता नहीं। हमको एक बात पता है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। पहली लाइन में बोला गया कि ऋतु अपनी एक्सपेंडिचर का 28% बचत करते, ऋतु अपने खर्चे का 28% बचत करते। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। ऋतु अपने खर्चे का 28% बचत करते, 28% फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 है। यानी कि ऋतु का खर्चा अगर 25 है, ऋतु का अगर खर्चा 25 है तो 25 में से 7 यूनिट बचत करती है। ये ऋतु के इनिशियल खर्चे और इनिशियल बचत का रेशियो आ गया 25:7। भाई एलिगेशन लगाने से रेशियो किसका आएगा, एलिगेशन लगाने से ऋतु के खर्चे और ऋतु की बचत का रेशियो आएगा। वो सवाल में बोला है कि ऋतु अपने खर्चे का 28% बचत करती है, 28% 7/25, 25 खर्चा है 7 बचत करती है। ऋतु की इनकम 45% बढ़ जाती है, ऋतु की इनकम 45% बढ़ गई। ऋतु का खर्चा 54.1% बढ़ जाता है, ऋतु का एक्सपेंडिचर 54.1% बढ़ जाता है। पूछा है ऋतु की मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ऋतु की बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, ये सवाल है। करो बच्चों, लगाओ एलिगेशन। 54.1 में से 45 घटाएंगे 9.1% आएगा। 7 की वैल्यू 9.1% है, कितने गुना, 13 गुना, 1.3 गुना। अगर ये 1.3 गुना हो रहा है तो यहां 25 की वैल्यू भी तो 1.3 गुना होगी। 25 की 1.3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32.5%। ये 32.5% आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप खुद सोचो, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, ये मीन वैल्यू 45 से बड़ा है, 54.1, तो यहां मीन वैल्यू से छोटा आएगा, मीन वैल्यू से छोटा आएगा, 45 से छोटा आएगा कितना, 32.5। तो 45 में से 32.5 घटाएंगे, 45 में से 32.5 अगर घटाएंगे तो 12.5%। तो ऋतु की बचत 12.5% बढ़ जाएगी। आंसर है डी ऑप्शन। बात खत्म हो गया ना, एलिगेशन से भी सॉल्व। तो इसलिए एलिगेशन मेथड डेविएशन का ही उल्टा है, कुछ भी नया नहीं है। आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक बच्चों, करें अगला टाइप। अगला टाइप है सिक्को वाला। सिक्को वाला स्टेट एग्जाम का पर्सनल फेवरेट है भाई, ये वाला तो है ना। 50 स्टूडेंट के बीच 41 रुपए की राशि बांटेगी। लेटेस्ट ग्रुप डी में सवाल आया है बच्चे,
50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट के बीच 41 रुपए बांटे गए। ईच बॉय गॉट 90 पैसा, हर लड़के को 90 पैसे मिलते हैं। ईच गर्ल गॉट 65 पैसा, हर एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। भाई एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उनके बीच कुछ पैसे बांटे गए, प्रत्येक लड़के को मिलता है 90 पैसा पर बॉय, 90 पैसा पर बॉय। एक लड़की को मिलता है 65 पैसा पर गर्ल, 65 पैसा पर गर्ल। अगर हम बात करें ओवरऑल बॉयज प्लस गर्ल्स सभी स्टूडेंट के बीच मिला के 41 रुपए बांटे गए, तो 41 रुपए को भी पैसे में लिख लो ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 41 रुपए का मतलब 4100 पैसे बांटे गए। बॉयज प्लस गर्ल्स के बीच में 4100 पैसे बांटे गए, 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट के बीच अगर 4100 पैसे बांटे गए हैं तो एक स्टूडेंट को मिला है मेरे प्यारे भाई यहां पे 82 पैसा, 82 पैसा। तो ओवरऑल की बात करें बॉयज प्लस गर्ल्स को मिलाकर ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 82 पैसा मिला है, 82 पैसा हो गया ना। 50 स्टूडेंट है टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स, कितने पैसे बांटे गए 4100 पैसे, तो पर स्टूडेंट को कितना मिला 82 पैसा। लगा दो एलिगेशन, लगा दो, आ जाएगा स्टूडेंट की संख्या का रेशियो। 82 में से 65 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे भी 17, और 90 में से 82 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया। टोटल कितने हो गए 17 प्लस 8 25 स्टूडेंट हो गए। 25 की वैल्यू ही सवाल में 50 दी हुई है, 50 स्टूडेंट। पूछा लड़के कितने हैं, लड़के 17 हैं, 17 की वैल्यू भी डबल आ जाएगी 34, है ना। 25 की वैल्यू 50 है दुगना, तो 17 की वैल्यू 34 आ गई। गजब सवाल है बेटा, वैसे भी 17 का मल्टीपल आएगा बॉयज की संख्या, आंसर। आगे चलते हैं, अगला ये बताइए। करो 36.9 रुपए की राशि 90 सिक्कों से बनती है, जो या तो 20 पैसे के सिक्के हैं या 50 पैसे के सिक्के हैं। जानिए कुल 20 पैसे के सिक्के कितने। गजब सवाल। देखो जो भी आप सिक्के देखते हो ना, हर सिक्के की अपने आप में कीमत है, हर सिक्के की एक वैल्यू है। तो आप यहां पे एलिगेशन लगा दो वैल्यू पर कॉइन पे, वैल्यू पर कॉइन पे आप एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो जो आएगा ना वो कॉइन्स की संख्या का रेशियो आएगा। हमारे पास कुल 90 सिक्के हैं, इन 90 सिक्कों से 36.9 रुपए की राशि बनी। 90 सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं 36.9 रुपए। अब ये जो 90 सिक्के हैं जो या तो 20 पैसे के या 50 पैसे के, यानी कि 20 पैसे के सिक्कों की वैल्यू है 20 पैसा पर कॉइन, 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू 50 पैसा पर कॉइन। अगर इन सभी सिक्कों को कंबाइंड देखा जाए तो टोटल वैल्यू बनी है 36.90 रुपए। 36.90 का मतलब है 3690 पैसा। 36.90 रुपीस का मतलब 100 से गुणा करो, 3690 पैसा कितने सिक्कों की कीमत है 90 सिक्कों की कीमत है। यानी कि एक सिक्के की वैल्यू कितनी, एक सिक्के की वैल्यू आएगी 41 पैसा पर कॉइन। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए सारे सिक्कों की मिलाकर तो 90 कॉइन्स की वैल्यू है 3690 पैसा, यानी कि एक सिक्के की वैल्यू है 41 पैसा पर कॉइन। एक सिक्के की वैल्यू कितनी है 41 पैसा पर कॉइन। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो लगाइए एलिगेशन। 50 में से 41 घटाएंगे 9, और 41 में से 20 घटाएंगे 21, ये आ गया। हालांकि 3 से कट भी गया, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स का, कॉइन्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा ना। टोटल कितने सिक्के हो गए 3 7 10, 10 की वैल्यू 90 कॉइन्स है 9 गुना। तो आपसे पूछा 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे के सिक्के 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी, यानी कि 27। तो 20 पैसे के बच्चों यहां पर 27 सिक्के हैं, ये आंसर है ना। गजब। आगे चलें, आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 55। अगला टाइप, सब बच्चे लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
रेलवे के एग्जाम्स में अगर पिछले 2 साल में एलिगेशन का कोई सवाल सबसे ज्यादा आया एलिगेशन का, तो यही वाला आया है। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में यह सवाल एलिगेशन से करना सिखाया है, परसेंटेज चैप्टर में, सॉरी डेविएशन से। आज हम इसी सवाल को एलिगेशन से करना सीखेंगे। ऐसा सवाल मैंने आपको डेविएशन से करना बताया है, एलिगेशन से कैसे करेंगे सुनिए। एक जिले की टोटल जनसंख्या 3,80,000 है। एक जिले की टोटल जनसंख्या 3,80,000 है, जिसमें से 2,09,000 पुरुष हैं। सवाल यह है कि जिले में 56% पॉपुलेशन लिटरेट है। टाउन की पॉपुलेशन का, जिले की जनसंख्या का 56% लिटरेट है। 83% मेल्स आर लिटरेट। 83% यहां पे पुरुष साक्षर हैं, 83% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो पूछा भाई व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल आर लिटरेट, कितने परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं, ये सवाल है। तो आप शिक्षित लोगों के परसेंटेज पे एलिगेशन लगा दो। भाई शिक्षित लोगों की संख्या कैसे निकाली जाती है? पढ़े लिखे लोग बटे टोटल पॉपुलेशन गुणा 100%। शिक्षित लोग भी तो टोटल पॉपुलेशन को बेस मान के निकाले जाते हैं, तो एलिगेशन से रेशियो किसका आएगा? पॉपुलेशन का। तो भैया एक जिले की जनसंख्या 3,80,000 है, जिसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। पूरी जनसंख्या बनती है मेल प्लस फीमेल मिलाकर। सवाल में बोला गया कुल जनसंख्या में मेल प्लस फीमेल मिलाकर 56% लोग पढ़े लिखे हैं। सवाल के अनुसार 83% पुरुष साक्षर है, 83% पुरुष पढ़े लिखे हैं। पूछा यह जा रहा है कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी, महिलाएं कितने परसेंट पढ़ी लिखी हैं। लेकिन एलिगेशन जब आप लगाओगे तो लगाने से जो रेशियो आएगा वो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आएगा। एलिगेशन लगाने से प्यारे दोस्त मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आ जाएगा। तो आपको यहां एग्जैक्ट वैल्यू दी है, टोटल पॉपुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, नहीं रेशियो चाहिए। आप रेशियो ले लो यहां से, बताओ किससे चला जाएगा प्यारे बच्चों? ये 3 0 कट गया, फिर चला जाएगा 19 से, 19 दूनी 38 से 20 बार, फिर चला जाएगा 19 से 11 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं, हमें कह सकते हैं कि अगर टोटल पॉपुलेशन 20 है, अगर टोटल पॉपुलेशन 20 है तो उसमें से मेल 11 है। अगर टोटल पॉपुलेशन 20 यूनिट है तो मेल 11 है, तो फीमेल कितना है? 9। तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 11-9 है। टोटल पॉपुलेशन 20 है तो मेल 11 है, उसमें से फीमेल बच्चे 9 हैं। तो लगाओ बच्चों एलिगेशन। 83 में से 56 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? एलिगेशन लगाएंगे तो 83 में से 56 घटाएंगे तो 27 है ना। 83 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27%। 9 की वैल्यू 27% है, 3 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी बच्चों, 33% है ना। देखो आपको पता है कि ये मीन वैल्यू है, हमेशा बीच में आएगा। 56 से बड़ा है 83, अगर 56 से बड़ा है 83 तो यहां जो आएगा वो 56 से छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा? 33। 56% में से 33 घटाएंगे, 56 में से 33 घटाएंगे 23%, 23%। तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि फीमेल में 23% ही पढ़ी लिखी आंसर है। फीमेल में 23% ही पढ़ी लिखी है, दैट्स इट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा एलिगेशन मेथड भी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 58। करो बच्चों, करो। मजा आ रहा है ना? ये सवाल सीडीएस के पेपर का है बेशक, पर मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा और जरूर इससे आपके पेपर में इंस्पायर होके सवाल बन सकता है, जरूर। देखो ऐसा ही है, एक गांव में P पर्सन है, जिसमें से X% पढ़ लिख सकते हैं। पुरुषों में केवल Y% पढ़ लिख सकते हैं। महिलाओं में केवल Z% महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ लिख सकती हैं, यानी कि शिक्षित हैं, लिटरेट है। यदि X और Y की वैल्यू Z से बड़ी है, X और Y की वैल्यू Z से बड़ी है, तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है बताइए बच्चों। तो यहां आप पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या के परसेंटेज पे एलिगेशन लगा रहे हो। ये रहा मेल, ये रहा फीमेल। सवाल बोला एक गांव में P पर्सन है, पर्सन का मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर। तो मेल प्लस फीमेल मिलाकर एक गांव में P लोग हैं।
तो गाम में X% लोग पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर गाम में X% लोग पढ़ लिख सकते हैं। पुरुषों में केवल Y% पढ़ लिख सकते हैं। महिलाओं में केवल Z% ही पढ़ने लिखने की शक्ति रखती हैं। X और Y की वैल्यू Z से बड़ी, यानी कि Z से बड़ा है X, Z से बड़ा है X, Z से बड़ा है Y, Z सबसे छोटा है, Z सबसे छोटा है। देखो एलिगेशन लगाते टाइम ये ध्यान देना है कि हमें हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अब सवाल खुद कह रहा है कि Z से बड़ा है X, Z से बड़ा X, तो बड़ी संख्या X में से Z घटाओगे, एलिगेशन लगाएंगे ना, बड़ी संख्या X में से Z घटाओगे, X माइनस Z। ठीक है बच्चों, अब मैंने X में से Z घटाया मेरे प्यारे में, अब बताओ Y और X में कौन बड़ा होगा फिर। देखो ये होते हैं मीन वैल्यू, ये होते मीन वैल्यू। अगर X से छोटा हो गया Z तो फिर X से बड़ा होगा Y, अगर X से छोटा हो गया Z तो X से बड़ा होगा Y, यानी कि ये Y बड़ा होगा, तो Y में से आपको X घटाना पड़ेगा, Y माइनस X। ये आ गया रेशियो मेल और फीमेल की संख्या का। आपसे पूछा गांव में पुरुष कितने, गांव में मेल कितने, आप बताओ गांव में कुल आदमी कितने। भैया गांव में टोटल पर्सन है P, टोटल P लोग हैं। P लोगों में से मेल कितने, मेल हैं X माइनस Z। P पर्सन में से मेल कितने, X माइनस Z आउट ऑफ टोटल। टोटल के लिए आप ऐड कर दो, मेल प्लस फीमेल टोटल के आप ऐड कर दो। भाई नीचे क्या रखेंगे, टोटल, ऊपर जो पूछा गया वो टोटल ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो X से माइनस X कट जाएगा, ये माइनस Z प्लस Y, माइनस Z प्लस Y आएगा Y माइनस Z। तो P इंटू X माइनस Z बटे Y माइनस Z आंसर है पहला ऑप्शन। इसलिए मैंने ये सवाल लिया था कि आपको वेरिएबल के भी एक सवाल का आइडिया लग जाए कि वेरिएबल में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 57 करो। बनाए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। बनाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये सवाल के लिए आपको थोड़ा सा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ज्ञान चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। दो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 54 सेकंड में और दूसरी ट्रेन उसी आदमी को 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलें, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वे एक दूसरे को, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं, तो दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताइए। ये सवाल प्यारे दोस्तों एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। आपको यहां पे क्या दिया है, टाइम। बच्चों टाइम जो होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम स्पीड को बेस मान के निकाला जाता है, अगर टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड का रेशियो आएगा, लेकिन बीच में क्या बनना चाहिए, प्लस। एक्चुअली जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई। जब दूसरी ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई। लेकिन जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी विपरीत दिशा में, तो वो क्रॉस करेंगे दोनों की लंबाई का सम, दोनों की लंबाई का सम, तो प्लस आ गया बीच में। इसलिए इस सवाल में एलिगेशन लग जाएगा। और आप इस सवाल को याद कर लीजिए, एक तरीके से रट लीजिए अपोजिट डायरेक्शन वाले को। दो ट्रेन हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, पहली ट्रेन एक आदमी को पार करते 54 सेकंड में, दूसरी ट्रेन उस आदमी को पार करते 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को भी सेकंड में लिख लो, 60 से गुणा करके 90 सेकंड। दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करते हैं 74 सेकंड में, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भी, लगाइए। 90 माइनस 74 16 और 74 माइनस 54 यानी कि 20, 16 रेशियो 20 आ गया, 4 से कट गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, उनकी स्पीड का रेशियो है बी ऑप्शन। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 58 नंबर है, सॉरी 58। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूरी दुनिया में नहीं है मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा।
ये एक्चुअली आपके काम का, आपकी जिंदगी का भी सवाल है। मैं आपको इस सवाल को करने के दो तरीके बता दूंगा, एलिगेशन भी और ब्रेक मेथड भी, दोनों आपको समझ में आने चाहिए, दोनों बहुत जरूरी है सीखना। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 150 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक एग्जाम में 150 प्रश्न है, हर सही आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप सवाल सही करोगे 4 नंबर मिलेगा। एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आपने मेरे दोस्तों गलत कर दिया तो 1 नंबर काट दिया जाएगा आपका। एक कैंडिडेट अटेम्प्टेड ऑल 150 क्वेश्चन। एक बालक ने, एक स्टूडेंट ने सारे 150 सवाल अटेम्प्ट किए हैं और उसके 250 नंबर आए। एक बच्चे ने सारे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट किए और उसके 250 नंबर स्कोर किया है। तो पूछा कितने सवालों के उसने सही जवाब दिए हैं, 150 में से कितने क्वेश्चंस उसके करेक्ट हैं। समझ में आई बच्चों बात? तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 समझिए एलिगेशन। आप यहां पे एलिगेशन लगा दो मेरे प्यार में, मार्क्स पर क्वेश्चन पे। भाई हर क्वेश्चन के मार्क्स अलग अलग हैं, सही करने के, गलत करने के। तो आप यहां पे मार्क्स पर क्वेश्चन पे एलिगेशन लगा दो। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप सवाल गलत करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने तो छोड़ो, 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी कि -1। यही है। एक बालक ने 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट किए, 150 सवालों से उसके नंबर आए 250, यानी कि उसके 250 नंबर आए 150 सवाल करने पे। यानी कि पर क्वेश्चन के मार्क्स कितने, 5/3, 50 से कट गया। यानी कि उसके अगर देखा जाए तो एवरेज एक क्वेश्चन के मार्क्स सही प्लस गलत जो भी है, पर क्वेश्चन के मार्क्स कितने, 150 सवालों के 250 नंबर बने, तो पर क्वेश्चन एवरेज मार्क्स है 5/3। पर क्वेश्चन मार्क्स है 5/3। यह आ गया बच्चों। तो यहां आसान रहे आपका एलिगेशन, तो पूरे को सिस्टम को 3 से गुणा कर दो। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और ये 5। अब आप यहां लगा दीजिए प्यारे दोस्तों एलिगेशन। 5 में से -3 घटाएंगे 8 और +12 में से +5 घटाएंगे 7। ये क्वेश्चंस की संख्या का रेशियो आ गया ना। एलिगेशन लगाने से किसका रेशियो आएगा, क्वेश्चंस की संख्या का। जो सवाल उसने सही किए हैं और जो गलत किए उनकी संख्या का रेशियो 8-7 है। टोटल सवाल कितने हुए, 15। 15 की वैल्यू टोटल कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन। 15 की वैल्यू 150 है 10 गुना, तो उसने सही कितने किए, 8। 8 की वैल्यू भी 10 गुना आएगी, 80 क्वेश्चन उसने सही किए, तो आंसर आ गया 80। तो मेथड नंबर 1 है प्यारे दोस्तों एलिगेशन का, ये स्पेशल सवाल है, ठीक है। और मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताना चाहूंगा, है ना। प्लीज प्लीज सारा ध्यान यहां लगाओ मेरे प्यारे भाई, हर बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा, हर बच्चा नहीं समझ पाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर जरा सा भी आपका फोकस कमेंट बाजी में लगा, आपके पास की नहीं होगा ये सवाल समझना। एक एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, सही करोगे एक सवाल 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा। बालक ने सारे कर डाले, वाकई नंबर आए 250। बोला कितने सवाल उसने सही करे। मैंने मान लिया कि बच्चे, अगर मैं मान लेता हूं कि माना बच्चा 150 के 150 सवाल सही करता है, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि माना वो बच्चा सारे के सारे 150 क्वेश्चन सही जवाब देता है। अगर वो 150 के 150 क्वेश्चन करेक्ट करता तो उसके कितने नंबर आते। माना कि अगर वो बच्चा सारे 150 के 150 सवाल सही करता तो उसके कितने नंबर आते। एक सवाल 4 नंबर का है, सही करोगे तो। अगर वो 150 के 150 सही करता, सारे क्वेश्चन अगर सही अटेम्प्ट करता तो 600 नंबर आते। अगर ये बालक सारे के सारे 150 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता तो 600 नंबर आते, लेकिन एक्चुअली में उसके मार्क्स आए कितने, केवल 250। एक्चुअली में उसके 250 मार्क्स ही आए, 600 की बजाय उसके 250 मार्क्स ही आए। उसके 350 नंबर कम आए हैं, उस बच्चे के 350 नंबर कम आए। अगर सारे सवाल सही करता 150 के 150 तो नंबर आते 600, लेकिन एक्चुअली में उसके नंबर आए केवल 250, 350 नंबर उसके कम आए। वाई दिस कम नंबर आएंगे, वाई दिस कोलावरिडी, उसके ये 350 नंबर कम क्यों आए हैं, वाई
वाई, क्योंकि उसने सारे सवाल सही नहीं करे, कुछ गलत करे। एक्चुअली एक सवाल गलत करने से क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रल। अगर आप एक सवाल सही करते हो तो एक सवाल सही करने का आपको +4 नंबर मिलता है, लेकिन जब वो सवाल आप सही ना करके गलत कर देते हो तो एक सवाल गलत करने पे 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, 1 नंबर कट जाता है। यानी कि एक सवाल सही करने की बजाय, जब आप एक सवाल रॉन्ग करने की बजाय, सही करने की बजाय, राइट करने की बजाय रॉन्ग कर देते हो, जब एक सवाल करेक्ट करने की बजाय आप गलत कर देते हो, तो 4 नंबर मिलने की बजाय 1 नंबर काट लेते हैं आपको, यानी कि आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। +4 से -1 कितना कम है, 5 कम है। एक सवाल जब आप सही करने की बजाय गलत करते हो तो आपका 5 नंबर का नुकसान होता है। जो 4 नंबर मिलने वाले थे वो भी गए और ससुरा 1 कट और गया। आप +4 से सीधा -1 पे लैंड करते हो तो एक क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से 5 नंबर का नुकसान होता है। अगर आपके 350 नंबर कम आए हैं, इसका मतलब 350 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये कब होगा, जब आपने 70 क्वेश्चन गलत किए होंगे। तो आपने 70 क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे, तभी तो 350 नंबर आपके कटे होंगे। ये है लॉजिक, इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। तो आपने 70 क्वेश्चन गलत किए 150 में से, 150 में से 70 क्वेश्चन गलत हैं, बाकी के 80 सही हैं। 150 में से 70 घटाइए 80। गजब सवाल। आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। एक मजदूर को इस शर्त पे ठेकेदार द्वारा रखा जाता है कि उसके काम के प्रत्येक दिन के लिए 75 रुपए का पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी दिन उसने एब्सेंट मारी, छुट्टी मारी, तो पर डे 15 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर रखा कि तू जिस दिन काम करने आएगा उस दिन तुझे 75 रुपए देंगे कैश, लेकिन अगर किसी दिन छुट्टी मार गया, हमारा नुकसान हुआ, तो एब्सेंट रहा किसी दिन, तो 75 रुपए तो छोड़ो, उल्टे 15 रुपए का जुर्माना लगेगा। 15 रुपए मजदूर को उल्टा फाइन देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आफ्टर 20 दिन, 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को 1140 रुपए दिए। आफ्टर 20 डेज कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को 1140 रुपए दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए लेबर कितने दिन काम से एब्सेंट था, लेबर ने काम पे से कितने दिन छुट्टी मारी, ये सवाल है। यही सवाल है ना, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कर सकते हो भाई। एक मजदूर जो है, मान लो 20 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को 1140 रुपए दिए, तो उसने कितने दिन काम से एब्सेंट मारी थी, ये सवाल है। अगर मजदूर पूरे 20 दिन काम करता तो कितने रुपए कमाता भाई। मजदूर को एक दिन के 75 रुपए मिलते हैं, मजदूर को पर डे काम करने के 75 रुपए मिलते हैं। अगर वो 20 दिन काम करता, सारे दिन काम पे आता, तो 1500 रुपए मिलते। कितने रुपए मिलते, 1500। लेकिन एक्चुअली में मजदूर को 1140 रुपए कम मिले, मजदूर को एक्चुअली में 1140 रुपए ही मिले। मजदूर को एक्चुअली में कितने रुपए दिए ठेकेदार ने, 1140 रुपए दिए, यानी कि मजदूर को कितना घटाओ, 360 रुपए कम मिले। अगर मजदूर सारे के सारे 20 दिन काम करता तो 75 रुपए पर डे के हिसाब से 1500 रुपए मिलते, लेकिन एक्चुअल में मजदूर को मिले कितने, 1140 रुपए। तो मजदूर को 360 रुपए कम मिले। वाई, मजदूर को 360 रुपए कम क्यों मिले, कि मजदूर सारे दिन काम पे नहीं आता, छुट्टी मारता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब मजदूर एक दिन काम करता है तो उसे 75 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब वो एक दिन काम ना करके छुट्टी मारता है तो उल्टा 15 रुपए का फाइन लग जाता है। यानी कि एक दिन काम पे ना आके छुट्टी मारने से मजदूर को +75 की बजाय -15 हो जाता है, 90 रुपए का नुकसान। एक दिन छुट्टी मारने से मजदूर को 90 रुपए का नुकसान हो जाता है। जो 75 रुपए मिलने वाले तो वो भी गए, उल्टे 15 रुपए अपनी जेब से देने पड़े। यानी कि एक छुट्टी से मजदूर को 90 रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर 360 रुपए उसे कम मिले हैं,
अगर मजदूर को 360 रुपए कम मिले हैं तो उसने कितने दिन छुट्टी मारी होगी? 90 से भाग करेंगे 4 दिन। 4 दिन उसने एब्सेंट मारा होगा, 20 दिन में से आंसर है। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है करने का। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पे 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये एलिगेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और उम्दा सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, और इस सवाल को करने के मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड बताऊंगा। 3 मेथड, तीनों आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। एक फार्म हाउस में कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं। एक फार्म हाउस में कुछ खरगोश कुछ तोते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इज 180। अगर सभी जानवरों के सिर गिने जाएं तो सिर 180 आते हैं। इसका मतलब जानवर कितने होंगे? 180। अगर सभी जानवरों के सिर गिनने पर 180 आ रहे, एक जानवर का एक ही सिर होता है तो 180 जानवर होंगे। टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 520। और कितने पैर हैं? सभी जानवर के कुल पैर हैं 520। तो बताइए रैबिट कितने? फार्म हाउस में रैबिट कितने? पहला सब तरीका है एलिगेशन, कि आप पैरों की संख्या पे एलिगेशन लगा लो। ये रैबिट है और ये पैरट है। रैबिट के कितने पैर होते हैं? रैबिट के पैर होते हैं 4 पैर पर रैबिट यानी कि खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर पर रैबिट। तोता के कितने पैर होते हैं? तोता के पैर होते हैं 2 पैर पर रैबिट, 2 पैर पर पैरट। तोता के कितने पैर होते हैं? 2 पैर प्रति पैरट। अगर कुल जानवर 180 हैं, कुल 180 जानवरों के 520 पैर हैं, कुल 180 जानवरों के 520 पैर हैं, तो ओवरऑल सभी जानवरों के मिलाकर रैबिट प्लस पैरट के एवरेज कितने पैर हैं बेटा? ऑन एवरेज कितने पैर हैं? 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे तो 26 बार, 20 से काटेंगे 9 बार। यहां आप एलिगेशन लगा लेंगे, रैबिट और पैरट की संख्या का रेशियो आ जाएगा। एलिगेशन लगाने के लिए आप 9 से गुणा करके घटा देंगे। मैं दिमाग में घटा देता हूं। 9 चौक 36 में से 26 घटाएंगे 10, 9 दूनी 18, 26 में से 18 घटाएंगे 8, ये 8 और 10 आ गया। 8 और 10 आ गया। रैबिट और पैरट की संख्या का रेशियो टोटल 180 जानवर होने चाहिए, यानी कि रैबिट है 80, पैरट है 100। 80 और 100 इसका आंसर आ गया। रैबिट आपसे पूछे 80 रैबिट है। मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड है मेरे दोस्तों, ब्रेक कर लो। ध्यान से सुनेगा बच्चे। ये रैबिट हैं और ये पैरट है, वही ब्रेक कर लेना है मेरे दोस्तों। यहां पे क्या करना है आपको? ब्रेक कर लेना है। जैसे अभी तक करा ना शिफ्टिंग, तो एक फार्म हाउस में कुछ रैबिट है कुछ खरगोश हैं। रैबिट के होते हैं 4 पैर, रैबिट के होते हैं 4 पैर और तोते के होते हैं 2 पैर। तो क्या हम 4 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 2 + 2? 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसे 2 + 2, यानी कि ये कह सकता हूं रैबिट के भी 2 पैर हैं। हमें कह सकते हैं रैबिट के भी 2 पैर हैं, तोता के भी 2 पैर हैं। हर रैबिट के भी 2 पैर हैं, हर तोते के भी 2 पैर हैं। तो हर जानवर के 2 पैर हैं। जानवर हैं कितने? 180। 180 जानवर है, हर जानवर के 2 पैर हैं, यानी कि 180 जानवरों के 360 पैर होने चाहिए। अगर हर जानवर के 2 पैर हैं तो 180 जानवरों के 360 पैर होने चाहिए। जबकि पैर है कितने? पैर हैं 520, यानी कि कितने पैर एक्स्ट्रा है? 160 पैर एक्स्ट्रा हैं। कितने पैर एक्स्ट्रा है? 160 पैर एक्स्ट्रा है। तो जो भी एक्स्ट्रा पैर है मेरे पैर में सभी में बढ़ जाएगा। हर रैबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं, हर रैबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। अगर है हर रैबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं तो 160 पैर एक्स्ट्रा कितने रैबिटों के होंगे? 80 रैबिटों के, यानी कि रैबिट कितने आगे? 80 आंसर है। हर रैबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो 160 ये एक्स्ट्रा पैर कहां से है? रैबिटों की वजह से, क्योंकि हर रैबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो 160 पैर एक्स्ट्रा कितने रैबिटों के होंगे? बटे 2 कर देंगे 80 रैबिटों के, तो रैबिटों की संख्या आ गई 80। ये दूसरा है ब्रेक मेथड, है ना। और तीसरा मेरे दोस्तों ये ट्रिक है जिसको आप सीधा रट लो। पेपर में यही सवाल आता है ना, 2 पैर वाले 4 पैर वाले, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवरों का पेपर में यही सवाल आता है बार बार।
आपको जानवरों की पैरों की संख्या देगा, हेड्स की संख्या देगा। स्टूडेंट डायरेक्ट शॉर्टकट है कि 4 पैर वाले जो जानवर हैं, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने का सीधा शॉर्टकट है। 4 पैर वाले एनिमल की संख्या निकालने का सीधा शॉर्टकट है L/2 माइनस एच, L/2 - h। 4 पैर वाले एनिमल की संख्या निकालने का सीधा शॉर्टकट L/2 - h, L/2 - h। अब यहां पे हेड कितने हैं 180 और लेग्स कितने हैं 520। फार्म हाउस में खरगोश की संख्या पूछी है, तो हेड कितने हैं 520, लेग्स कितने हैं प्यारे दोस्तों, यहां पे हेड है सॉरी 180, लेग्स है 520। एल की जगह लेग्स रख दो, हेड एच की जगह हेड रख दो। तो ये 520/2 260, 260 में से हेड 180 घटाएंगे तो 80 सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 4 पैर वाले तो खरगोश ही हैं, तो खरगोश के मेरे प्यारे भी 80 आ गई खरगोश की संख्या। ये सीधा शॉर्टकट है। 3 मेथड मैंने आपको एक सवाल के करा दिए। बिल्कुल ऐसी अगला सवाल है, बस यहां पे जानवर ना बोल के 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है, खुद से ट्राई करना, आगे चलेंगे। ये वाला सवाल सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 63, 63 नहीं सॉरी 62 करो। एक आदमी 2 भागों में 615 किलोमीटर 12 घंटे में तय करता है। यात्रा का पहला भाग वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से, दूसरा भाग 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन से तय करता है। बस द्वारा उसने कितनी दूरी तय करी? देखो, एक आदमी कुल 615 किलोमीटर दूरी जाता है 12 घंटे में, ठीक है। एक आदमी कुल 615 किलोमीटर ट्रेवल करता है 12 घंटे में, लेकिन ये 615 किलोमीटर 2 हिस्से में गया है। कुछ हिस्सा तो उसने ट्रेवल किया है बस से और कुछ हिस्सा उसने ट्रेवल किया है ट्रेन से। आई ना बात समझ में? बस से वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जर्नी का दूसरा भाग वो कवर करता है ट्रेन से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस से वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन से वो जाता है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत स्पेशल सवाल है। तो पूछा बस से उसने कितनी दूरी तय की है। अगर आप ये पता लगा लो, दूरी का मतलब क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, बस की स्पीड पता है। एक आदमी टोटल 615 किलोमीटर गया 12 घंटे में, एलिगेशन से हो जाएगा भाई। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो 615 किलोमीटर आदमी 12 घंटे में गया, तो एवरेज स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर। एलिगेशन लगाने से यहां पे आवर यानी कि समय का रेशियो आ जाएगा, लेकिन मैं वो मेथड नहीं बताना चाह रहा आपको। हमें पूछा बस ने कितनी दूरी तय करी। अगर ये पता लग जाए कि बस से कितने घंटे तक ट्रेवल किया, क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि बस की स्पीड दी हुई है, तो बस से जाता है 40 की स्पीड से, ट्रेन से जाता है 55 की स्पीड से। तो क्या 55 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते, 40 + 15 55? आप बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। आदमी बस से भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, बस से भी 40 की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन से भी 40 की स्पीड से जा रहा है। यानी कि ओवरऑल आदमी की जो स्पीड है पूरी जर्नी की, ओवरऑल आदमी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी 12 घंटे में कितना जाएगा? टोटल जर्नी 12 घंटे की, 12 घंटे में आदमी जाएगा 480 किलोमीटर, जबकि आदमी ने डिस्टेंस कवर करी है 615 किलोमीटर। यानी कि आदमी कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गया घटाइए, तो आदमी जो है प्यारे दोस्तों 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है ना। आदमी 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है। वाह? क्योंकि ट्रेन से आदमी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। आदमी ट्रेन से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। बताओ 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने में ट्रेन से ही तो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा? 9 घंटे। यानी कि आदमी जो 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया इसलिए क्योंकि वो ट्रेन से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स्ट्रा गया है। तो 135 किलोमीटर जाने में 15 की स्पीड से ट्रेन को कितना समय लगेगा? 9 घंटे।
तो ट्रेन से आदमी ने 9 घंटे ट्रेवल किया है, तो बस से ट्रेवल किया होगा 3 घंटे, तभी तो टोटल 12 घंटे आएगा। 9 + 3 12। तो बस से आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे ट्रेवल करता है, तो बस द्वारा चलेगी दूरी कितनी आएगी? स्पीड गुणा टाइम, यानी कि 40 दिया 120 किलोमीटर आंसर। तो ब्रेक मेथड सबसे बढ़िया है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 63 करिए। अगला, जितने भी सवाल हैं यहां से सारे के सारे हाई लेवल के हैं, करिए। एक कंपनी ने 234 महिलाओं और 198 पुरुषों को रोजगार दिया। उनका एवरेज सैलरी है 30.25 रुपए पर डे। एक पुरुष को एक महिला से 6 रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक पुरुष की डेली सैलरी कितनी है? बहुत ही मैच्योर और हाई लेवल का सवाल है। आपको वैसे तो सवाल पढ़ते पढ़ते, कोई हमने पहले भी क्या पता लग गया होगा कि आपको यहां पे एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाना है। एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? लोगों की संख्या का। एक कंपनी ने 234 महिलाएं, 234 फीमेल और 198 मेल को रोजगार दिया। 198 मेल को रोजगार दिया, ठीक है। उनकी एवरेज सैलरी है 30.25 रुपए पर डे। मेल प्लस फीमेल की एवरेज सैलरी है, मेल प्लस फीमेल की 30.25 रुपए पर डे। एक पुरुष को एक महिला से 6 रुपए अधिक मिलते हैं। एक मेल की जो एवरेज सैलरी है, एक फीमेल से 6 रुपए पर डे एक्स्ट्रा है। एक मेल की जो सैलरी है, एक फीमेल से 6 रुपए पर डे एक्स्ट्रा है। तो आपसे पूछा एक पुरुष की डेली सैलरी क्या है? एक पुरुष की डेली सैलरी क्या है? एक इस सवाल को जल्दी करने का हिडन लॉजिक है, उसी से करोगे तो ही सवाल जल्दी होगा बच्चे। ना तो मेल की एवरेज सैलरी पता है, ना फीमेल की एवरेज सैलरी पता। क्या पता है इनका डिफरेंस, कि मेल की जो एवरेज सैलरी है वो पर डे एक फीमेल से 6 रुपए ज्यादा है। दोनों की एवरेज सैलरी है 30.25। एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाने से मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आएगा। मेल कितने? 198, फीमेल है 234। यहां पर रेशियो आ जाएगा बेटा, किससे जाएगा ये? 18 से। 18 से 11 बार, 9 से कट रहा है ना, अंकों का योग 9 है, दोनों इवन नंबर है, तो 18 से कट जाएगा। 18 कम 18 5, 18 तिया 54, 13 बार। तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया 11:13, ठीक है। आपसे इस प्रश्न में यह पूछा गया है दोस्त कि मेल की एवरेज सैलरी बताओ। कैसे करेंगे? अगर आपको याद हो, जब मैं आपको एलिगेशन का बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 11:13 के रेशियो में ब्रेक होता है। याद है कि भूल गए? मेल की सैलरी फीमेल से 6 रुपए ज्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मेल फीमेल का 6, यही डिफरेंस 11:13 के रेशियो में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। यानी कि 11 + 13 24, 24 की वैल्यू ही 6 रुपए आ जाएगी मेरे भाई। 24 की वैल्यू 6 रुपए आ जाएगी। 1/4, 1/4 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/4। तो आप बताइए 24 की वैल्यू 6 रुपए आ गई, 1/4, तो 13 की वैल्यू क्या आएगी? 13 की वैल्यू भी आएगी 1/4। 13 को 4 से भाग करेंगे 3.25, 13 को 4 से भाग करेंगे 3.25 रुपीस। हमें केवल मेल पे ध्यान देना है, फीमेल की तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने 13 यूनिट की। अगर 24 की वैल्यू 6 रुपए 1/4, तो 13 की वैल्यू भी 1/4 आएगा। 13 को 4 से भाग देंगे 3:1/4, 3.25 रुपए। आप बताओ, मेल की सैलरी ज्यादा है, फीमेल की सैलरी कम है, यानी कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू जो होगी हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। मेल की सैलरी ज्यादा, यानी कि मेल की जो एवरेज सैलरी होगी मीन वैल्यू से बड़ी आएगी ना। मेन की जो सैलरी होगी मीन वैल्यू से बड़ी आएगी, मीन वैल्यू से बड़ी आएगी। मीन वैल्यू है 30.25, 30.25 से बड़ी आएगी 3.25, तो कितना आ गया? मेल की एवरेज सैलरी आएगी 30.25 में 3.25 जोड़ेंगे 33.5 रुपीस। ये मेल की एवरेज सैलरी आएगी 33.5 रुपीस पर मेल। ये आंसर है। फीमेल का पूछा ही नहीं है, इसलिए निकालने की जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन। मेल का मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, फीमेल का कम होगा। दैट्स इट। इतना बेस्ट सवाल है बेटा ये।
हाई लेवल क्वेश्चन, जिन बच्चों को एलिगेशन आता भी है वो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगला सवाल है 64 नंबर, खुद से ट्राई करना आप लोग। हम करेंगे सवाल नंबर आपके सामने यहां पे 65 बनाइए। अगला क्वेश्चन, एक एग्जाम में 42 स्टूडेंट के एवरेज मार्क 69 है। एक एग्जाम में 42 बच्चे बैठे हैं केशव, आना, 42 स्टूडेंट के एवरेज मार्क 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशो 10-11 है। लड़कों का एवरेज स्कोर लड़कियों के एवरेज स्कोर से 20% अधिक है। लड़कों का एवरेज स्कोर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। ये सारे सवाल जो है ये मिसलेनियस हैं। ये सवाल किसी भी टाइप को फॉलो नहीं करते, जितने भी कराऊंगा ध्यान से सुनिएगा। एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है। अब एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों से 20% ज्यादा हैं। एग्जाम में लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों के एवरेज मार्क्स से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि लड़कियों के अगर एवरेज मार्क्स 5 यूनिट है तो लड़कों के एवरेज मार्क्स 6 यूनिट है। अगर लड़कों के एवरेज मार्क्स 5 यूनिट है तो लड़कियों के एवरेज मार्क्स कितने? 6 यूनिट है कि नहीं? एक्चुअली आपसे पूछा लड़कों के एवरेज मार्क्स, लड़कों के एवरेज मार्क्स 6 यूनिट, 6 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से 6 का मल्टीपल देख सकते हैं। सवाल में दिया पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 69 है। 42 स्टूडेंट है क्लास में, सभी के एवरेज मार्क्स 69 यूनिट है। तो पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स निकालो ना भाई। अगर सवाल में आपको पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स दिए हैं तो आप पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स निकालो। एवरेज मार्क्स कैसे आएंगे? पूरी क्लास के टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप बताओ, अगर क्लास में 10 लड़के हैं, उनके एवरेज मार्क्स 6 हैं, तो उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 10×6 = 60। अगर क्लास में 11 लड़कियां, उनके एवरेज मार्क्स 5 है, तो 11 लड़कियों के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 11×5 = 55। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल मार्क्स हो गए 60 और 55 115। सभी के टोटल मार्क्स हो गए 115। कितने स्टूडेंट के प्यारे बच्चों? कितने स्टूडेंट के? 10 + 11 21 स्टूडेंट के। तो यानी कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स आ गए 115/21, जबकि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 69। पूरी क्लास के बताओ कितने गुना? तो आप कह सकते 23 से जाएगा, 23×5 = 115 और 23×3 = 69। तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 21×3 = 63, 63/5। ये 21 की उधर गुणा हो जाएगी, 21×3 = 63। 5 से भाग करेंगे, 63 को 5 से भाग देंगे, 126/10, 12.6 गुना। तो 12.6 गुना हो रहा है। अगर ये 12.6 गुना हो रहा है तो पूछा लड़कों के एवरेज मार्क्स, लड़कों के एवरेज मार्क्स है 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू भी 12.6 से गुणा करेंगे, 12×6 = 72 और 3.6 75.6। तो लड़कों के एवरेज मार्क्स आ गए 75.6। ऑप्शन नंबर डी। बहुत गजब सवाल है मेरे भाई, लड़कों को ये सब आता ही नहीं है, फिर रोते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 69। करो 66। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है, मैं आपको यहां से क्लियर कराना चाहता हूं कि जहां एलिगेशन फेल हो जाता है, जहां एलिगेशन रोने लगता है, एलिगेशन हर सवाल में लगाना आसान नहीं होता। एलिगेशन तो 2 ही एंटिटी पे लगेगा ना, वहां डेविएशन काम आता है। 108 रुपए पर किलो, 120 रुपए पर किलो की चाय की पत्तियों को 2:3:5 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का प्राइस 125 रुपए पर किलोग्राम है, तो थर्ड किस्म की चाय की पत्तियों का पर किलोग्राम कीमत क्या है? अप्रोक्स में बताइए। हम 3 टाइप की चाय की पत्तियों को मिलाते हैं 2:3:5 के रेशियो में। हम 3 टाइप की चाय की पत्तियों को मिलाते हैं प्यारे बच्चों 2:3:5 के अनुपात में। बोलो बात को समझे।
अब पहली टाइप की चाय की जो कीमत है दोस्त वह 108 रुपए पर किलोग्राम, दूसरी टाइप की चाय की कीमत है 120 रुपए पर किलोग्राम। यह नहीं पता कि तीसरी जो किस्म हमने मिलाई उस चाय की कीमत कितने रुपए पर किलोग्राम है, पर जो मिश्रण बनता है मिश्रण का प्राइस है 125 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, जो मिश्रण का दाम है प्यारे बच्चों, उस मिश्रण का दाम है 125 रुपए पर किलोग्राम। अगर ऐसा है तो हमें बताइए कि थर्ड वैरायटी का कॉस्ट क्या होगा। तो यहां तो एलिगेशन धरा का धरा रह जाएगा, धरा तो नहीं रह जाएगा, आप पहले इनका निकालोगे फर्स्ट सेकंड का, फिर यहां करोगे, डबल मेहनत हो जाएगी। डेविएशन बाबा जिंदाबाद। अगर तीनों वैरायटी का एवरेज प्राइस 125 रुपए है तो पहली वैरायटी का भी 125 रुपए पर केजी होना चाहिए, दूसरी का भी 125 रुपए पर केजी, तीसरी का भी 125 रुपए पर केजी। लेकिन पहली वैरायटी का तो 108 है, 125 से 108 17 कम है, तो 2 किलो का प्राइस 17 रुपए पर केजी कम है, 17 दूनी 34। सेकेंड वैरायटी का प्राइस 120 है, एवरेज 125 से 5 कम है, तो 3 किलो का प्राइस 5 रुपए पर केजी कम है, तो 17 दूनी 34 और 3 पंजे 15, 34 माइनस का 34 और माइनस का 15, -49 हो गया। ये -49 होगा तो बैलेंस करने के लिए 49 यूनिट एक्स्ट्रा कर देंगे। भाई यहां जो भी कम हो रहा है प्यारे दोस्तों उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। कितनी चाय की पत्तियों पर? 5 किलो चाय की पत्तियों पर बटे 5, 5 से 49 एप्रोक्स 10 बार जाएगा, तो एप्रोक्स 125 प्लस 10 135 आ जाएगा। 135 रुपए पर केजी आंसर होगा, सी ऑप्शन। इसलिए यह सवाल बेस्ट है, डेविएशन से ही कर पाएंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो रिवर्स डेविएशन मेथड लगाओ, हो जाएगा। आगे चलते अगला सवाल, सवाल नंबर 67। यस, अब जो मैं आपको 2 सवाल करवाने वाला हूं, ये वाला और इससे अगला, ये सवाल है डबल एलिगेशन। और अगर एग्जामिनर की बुद्धि सनकती है, वो चाहता कि अब तो मैं बच्चों की एस्टेसी मारूंगा, तो ही प्यारे दोस्तों वो ये सवाल डालेगा। यानी कि डबल या ट्रिपल, एक ही सवाल में कई कई बार आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। आई बंधु बात समझ? आप बोलोगे हां जी सर। जैसे ये देखेंगे सवाल नंबर 67, एक एलॉय में 81% कॉपर और 19% टिन है, दूसरी एलॉय में कॉपर 63%, 10% टिन और बाकी इंप्योरिटी गंदगी है। ठीक है, दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है, बोथ एलॉय आर मिक्स्ड सच दैट परसेंटेज ऑफ टिन बिकम 15%। दोनों एलॉय को इस तरीके से मिलाया जाता है कि फाइनल मिश्रण में टिन कितना हो जाता है? 15%। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है इस नए मिश्रण में कॉपर का परसेंटेज क्या होगा। 2 अलग अलग एलॉय हैं। पहली वाली एलॉय की हम बात करें तो पहली वाली एलॉय में 81% कॉपर 19% टिन है, दूसरी वाली एलॉय में 63% कॉपर 10% टिन और बाकी गंदगी भरी हुई है तुम्हारी तरह। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करते हैं, हम दोनों एलॉय को मिक्स करते हैं। ऐसे मिक्स करना है कि जो नया मिश्रण बने उसमें टिन कितनी हो? 15%। तो भाई पहले ये तो पता चले कि दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिक्स करा जाएगा, पहले तो पता चले। उसके लिए प्यारे बच्चों आप टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है? कुल मिश्रण को। तो रेशो किसका आ जाएगा? मिश्रण का। पहली वाली एलॉय में कितनी टिन है? 19%। दूसरी वाली एलॉय में टिन की मात्रा है 10%। इनको आपस में मिलाया जाता है और नए मिश्रण में टिन की मात्रा 15% हो जाती है कि नहीं? तो अब बताओ, एलिगेशन लगाओगे 15 - 10 5 और 19 - 15 4। तो मुझे यह पता चल गया कि मैंने फर्स्ट और सेकंड एलॉय को 5:4 के रेशियो में मिलाया। हमने फर्स्ट और सेकंड एलॉय की मात्रा को किस रेशियो में मिलाया है? 5:4 के अनुपात में मिलाया। ये एक सवाल सॉल्व हुआ, इसके आगे एक और सवाल जिंदा बैठा, इसलिए तो डबल एलिगेशन है। हालांकि आगे एलिगेशन भी से भी हो जाएगा। हमने 2 एलॉय फर्स्ट और सेकंड को 5:4 के रेशियो में मिक्स किया है, 5:4 के रेशियो में। पहले वाले एलॉय में कितना कॉपर है?
पहले अलॉय में 81% कॉपर है, दूसरे अलॉय में 63% कॉपर है। इन दोनों को मिलाने से, फर्स्ट प्लस सेकंड को मिलाने से, फर्स्ट प्लस सेकंड को मिलाने से जो फाइनल मिश्रण बनेगा, उस फाइनल मिश्रण में कितने परसेंट कॉपर होगा? क्या ये बात आप डेविएशन से भी नहीं निकाल सकते? हमने दो एलॉय की मात्रा को 5:4 के अनुपात में मिलाया। फर्स्ट वाले एलॉय में 81% कॉपर है, दूसरे में 63%। फाइनल में कितना कॉपर होगा? हालांकि जो कॉपर आएगा 81-63 के बीच में आएगा। ऑप्शन 81-63 के बीच में ही आना चाहिए, आंसर हो ही नहीं सकते कभी। कर सकते हैं बेटा, 81% को ब्रेक कर लो, 81 को ब्रेक करके आप लिख सकते हो 63% प्लस 18%। आप खुद बताइए, पहली वाली एलॉय में 63% कॉपर है, दूसरी वाली में भी 63% कॉपर है, तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल 63% कॉपर तो है ही। भाई फर्स्ट एलॉय में भी 63% कॉपर है, दूसरी एलॉय में भी 63% कॉपर है, तो ओवरऑल 63% कॉपर तो है ही। लेकिन फर्स्ट एलॉय में 5 का 18% एक्स्ट्रा है, फर्स्ट एलॉय में 5 का 18% एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है वो सभी में बढ़ जाएगा। टोटल कितनी है? टोटल है 5 + 4 9, टोटल में डिवाइड हो जाएगा 9 में, है ना। 9 से 18 दो बार जाएगा, 63 + 10 73%। तो फाइनल एलॉय में कॉपर का परसेंटेज होगा 73%। ये आंसर है। चैप्टर एंड होने वाला है, सबसे एंड में मैं आपको करा रहा हूं सबसे बढ़िया सवाल। ऐसे ही तो होता है। देखो इस लेवल की तैयारी तो पूरी दुनिया करके बैठी है मेरे भाई, कि ये वो ऐसे सवाल कर पाए खरगोश तोता वाले। लेकिन पेपर में केवल खरगोश तोता वाले सवाल ही नहीं आते, कभी कभी पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, उन पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो हमने इजी क्वेश्चंस तो कर लिए, फिक्स पैटर्न के सवाल भी कर लिए, और फिक्स पैटर्न के सवाल तो मैंने एक टाइप के 5-5 कराए। लेकिन ये जो डबल डबल एलिगेशन लग रहा है, इनको कौन करेगा? तुम्हारे फूफा जी थोड़ा ना करेंगे, आप ही को करना पड़ेगा बेटे। आई ना बात समझ में? तो एक सवाल ये सॉल्व हुआ, एक ये, तब आंसर आया। आगे चलेंगे, अगला ये बताइए 68 करो। मैं कह सकता हूं कि ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। ये जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, ये बेस्ट क्वेश्चन है जी। 3 क्लास XYZ टेक ए टेस्ट। 3 क्लास XYZ ने एक टेस्ट दिया। एवरेज स्कोर इन क्लास X इज 83, एवरेज स्कोर इन क्लास Y इज 76, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Z इज 85। तीनों क्लास के अलग अलग एवरेज स्कोर बताएं। क्लास X का एवरेज स्कोर 83 है, क्लास Y का एवरेज स्कोर 76 है, क्लास Z का एवरेज स्कोर 85 है। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास X एंड Y टुगेदर इज 79। क्लास X और Y के सभी स्टूडेंट का मिला के एवरेज स्कोर 79 है। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास Y एंड Z टुगेदर इज 81। Y और Z के स्टूडेंट का मिला के एवरेज स्कोर 81 है। तो आपसे पूछा तीनों क्लास का एवरेज स्कोर क्या है? तीनों क्लास यानी कि X + Y + Z, तीनों क्लास X + Y + Z, तीनों क्लास का मिलाकर एवरेज स्कोर क्या है? एवरेज स्कोर किसको बेस मान के निकाला जाता है? एवरेज स्कोर निकाला जाता है स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के। बच्चों एवरेज स्कोर निकाला जाता है स्टूडेंट्स की संख्या को बेस मान के। तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि इन तीनों ही क्लास X Y Z में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है, और उसके लिए आपको पूरा एलिगेशन का सिस्टम दिया है। यह अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है बेस्ट क्वेश्चन है, और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे। 3 क्लास है X Y Z अलग अलग। क्लास X का एवरेज स्कोर है 83, क्लास Y का एवरेज स्कोर है 76। सवाल में बोला गया है क्लास X और Y के सभी स्टूडेंट को मिलाकर एवरेज स्कोर 79 है। अगर हम क्लास X + Y के स्टूडेंट को मिला दे तो एवरेज स्कोर 79 है। क्लास X और Y के स्टूडेंट के मिलाकर एवरेज स्कोर कितना है? 79। तो बताओ ये क्या आएगा एलिगेशन लगाने से? 79 में से 76 घटाएंगे 3, 83 में से 79 घटाएंगे 4,
ये एलिगेशन लगाने से पता चलेगा क्लास एक्स और क्लास वाई में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3-4 है। क्लास एक्स और क्लास वाई में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3-4 है। ठीक है, ऐसे सवाल में आगे ये दे रखा है कि क्लास वाई और जेड के मिला के बच्चों का एवरेज स्कोर 89, यानी कि क्लास वाई प्लस जेड को मिला के एवरेज स्कोर दिया हुआ है। क्लास वाई के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है? क्लास वाई के बच्चों का एवरेज स्कोर है 76। क्लास जेड के बच्चों का एवरेज स्कोर है 85। वाई और जेड का मिलाकर एवरेज स्कोर है, वाई और जेड का मिलाकर 81। तो लगाइए एलिगेशन, वाई और जेड के सभी बच्चों का, वाई प्लस जेड का एवरेज स्कोर 81 है। एलिगेशन लगाने से क्या आएगा? 85 माइनस 81 4, 81 माइनस 76 5, यानी कि क्लास वाई और जेड के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 4-5 है। क्लास वाई जेड के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 4-5 है। अगर वाई में 4 बच्चे हैं तो क्लास जेड में कितने बच्चे होंगे? 5। क्लास वाई और जेड के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 4-5 है। तो हमको ये पता चल गया कि तीनों क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 3-4-5, एक्स वाई का रेशियो 3-4, वाई जेड का 4-5। आसानी से बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों एवरेज मार्क्स की। एवरेज मार्क्स की बच्चे, क्लियर है? इस टेस्ट में क्लास एक्स के बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 83, क्लास वाई के बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 76, क्लास जेड के बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 85। मैं आपसे पूछ रहा हूं सारी तीनों क्लास के मिलाकर, तीनों क्लास यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मिलाकर, तीनों क्लास के मिलाकर एवरेज मार्क्स कितने हैं? और जहां आया बच्चों बीच में प्लस, वहां लगा डेविएशन। एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाल? एवरेज मार्क्स बराबर टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है और हमें स्टूडेंट की संख्या पता है 3 4 5। ठीक है ना बच्चे? ये मैंने 2 बार एलिगेशन लगा के पता लगाया। आप डेविएशन से यहां पे सवाल कर दीजिए, जो भी आपको पसंद आए बच्चों। मैंने मान लिया कि तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 76 मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि माना तीनों ही क्लास का एवरेज स्कोर 76 है। ठीक है बच्चों? 70, आप कोई भी नंबर देखो, मिनिमम है 76, मैक्सिमम है 85, तो आंसर जो भी आएगा 76 और 85 के बीच में ही आएगा। मैंने मान लिया कि माना तीनों ही क्लास का एवरेज स्कोर कितना? 80 मान लो, क्योंकि आंसर जो है 80 के ज्यादा करीब है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 80 मानो, 81 मानो, 82 मानो, डेविएशन ही है भाई। मिनिमम वैल्यू 76 है, मैक्सिमम एवरेज स्कोर 85 है, तो आंसर 76 85 के बीच में आएगा 80, है ना? तो 76 और 85 के बीच में कितना मान लिया हमने? एक नंबर मान लिया बेटा 80, कि माना तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 80 है, तो 80 से कंपेयर करो, इनका तो 83 है, 3 ज्यादा है, तो 3 बच्चों का एवरेज स्कोर 3 ज्यादा है, 3 3 9, है ना? हमने क्या? अरे यार, कब है? ये बच्चों, आप कुछ भी मानो, आप 76 मानो, 83 8 को, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। मैंने मान लिया कि तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 80 से कंपेयर करो, इनका 83 है, 3 ज्यादा है। 3 बच्चों का एवरेज स्कोर 3 ज्यादा है, 3 3 9। ये 76 है, 80 से कितना कम है? 4 कम है। 4 बच्चों का एवरेज स्कोर 4 कम है, 4 चौक 16। मैंने तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 80 माना, ये 85 है, कितना? 80 से 85 5 ज्यादा है। 5 बच्चों का एवरेज स्कोर 5 ज्यादा है। तो बताइए डेविएशन कितना आया? डेविएशन प्यारे बच्चों बताइए, डेविएशन कितना आया? 3 3 9, 9 और 25 34, 34 में से 4 चौक 16 घटाएंगे 18, ये डेविएशन आ गया प्यारे बच्चों।
एवरेज से कंपेयर करने पर ये 3 तिया 9 ज्यादा है, 9 माइनस 16 माइनस का 7 और 5 बच्चे 25, 18 आ गया। ये जो भी है केक कटेगा तो सब में बटेगा, इस सभी स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट की टोटल संख्या कितनी है? स्टूडेंट की टोटल संख्या है प्यारे बच्चों 3 4 7 5 12, 12 में डिवाइड कर देंगे, 18 को 12 से भाग करेंगे 1.5 आएगा, 80 में 1.5 जोड़ेंगे 81.5। तो तीनों ही क्लासेस का मिलाकर एवरेज स्कोर होगा 81.5। लो जी डी ऑप्शन। गजब, बेस्ट सवाल, बेस्ट मेथड, इससे बेहतरीन सवाल हो नहीं सकता। ये एक सवाल कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत काफी है। जब आप एवरेज चैप्टर पढ़ लोगे, अभी हो सकता है आपको पूरा ना समझ में आए हो, इरिटेशन हो रही हो, जिस दिन आप एवरेज औसत चैप्टर पढ़ लोगे कंप्लीट, उस दिन आपको ये चीज और बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज 90% 80% भी समझ गए हो तो ठीक है। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 16। अगला टाइप, इस टाइप के बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, 2 क्वेश्चन डाले हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सवाल किस चैप्टर में डालूं। दोनों एक जैसे सवाल हैं, एक मैं आपको करवा रहा हूं, एक आप खुद से करना। जैसे 16 आसान वाला है, इसको आप खुद से करना, मैं आपको टफ वाला करा रहा हूं आज की क्लास का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल। ये बताइए, हालांकि ये सवाल एलिगेशन से हो जाते हैं, किताबों में भी एलिगेशन में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको स्मार्ट और शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। एक कंपनी में जितने भी इंप्लॉय हैं उसका 2/3 पुरुष है, बाकी महिला है। 2/3 का 2/3, यानी कि अगर कंपनी में टोटल 3 लोग हैं तो 3 में से 2 मेल हैं, बाकी 1 फीमेल है। तो एक कंपनी में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 2:1 है। ठीक है, एक कंपनी में 2/3 पुरुष है, टोटल 3 में से 2 पुरुष हैं, 1 फीमेल है, मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 2:1 है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 टेम्पररी है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहां लंबे सवाल होते हैं ये। इफ 3/8 ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी एम्प्लॉयज। मेल की संख्या का 3/8, फीमेल की संख्या का 2/5 टेम्पररी वर्कर हैं। पुरुष कर्मचारियों में 3/8, फीमेल कर्मचारियों का 2/5 टेम्पररी वर्कर हैं। टोटल परमानेंट एम्प्लॉय 740 हैं, टोटल परमानेंट एम्प्लॉय 740 हैं। तो आपसे पूछा है 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 7/15 एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय। टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय की संख्या से कितना अधिक है? गजब सवाल, मतलब सवाल में खिचड़ी पका दी, मेल फीमेल टेम्पररी परमानेंट सब मिला दिया बच्चे। अच्छा, बहुत मुश्किल है। देखो बच्चों, हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। सवाल में बोला है कि एक कंपनी में मेरे प्यारे भाई कुल एम्प्लॉय का 2/3 मेल है। एक कंपनी में टोटल एम्प्लॉय में 2/3 मेल है। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल। एक कंपनी में 2/3 मेल है। 3/8 ऑफ मेल एम्प्लॉय, 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी। ये टेम्पररी है। तो बेटा आपको एक ऐसी संख्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका 3/8 भी आसानी से करा जा सके, 8/8 भी आसानी से हो सके, 5/8 भी आसानी से हो सके, तभी तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। भाई आपको 2/3 भी करना है, मेल का 3/8 भी करना है, 2/5 भी करना है, तो ऐसी संख्या चाहिए जिसका 3/8, 5 आसानी से कर सके, यानी कि इनका मल्टीपल, इनकी गुणा करो। 3 8 24 5 120। मैंने मान लिया कि कंपनी में टोटल 120 इंप्लॉई है। मैंने मान लिया कि माना कंपनी में टोटल 120 यूनिट इंप्लॉई है, ये मैंने मान लिया। अब देखो सवाल कैसे खटखट सॉल्व होता है, ये ज्यादा आसान तरीका है। हमने मान लिया कि माना कंपनी में टोटल 120 यूनिट इंप्लॉई है,
तो 120 का 2/3 मेल है। अब 120 का 2/3 करेंगे, 80 मेल है। कैसे? 120 का 2/3 करो, 3 से 120 40 बार कटेगा, 80, तो 80 मेल है। तो कंपनी में बाकी की 40 फीमेल है। मेल और फीमेल आ गई 80 और 40, 80 मेल है 40 फीमेल। अब आपसे बोला क्या है, 3/8 ऑफ मेल इंप्लॉई, 2/5 ऑफ फीमेल इंप्लॉई आर टेम्पररी। अगर हम बात करें टेम्पररी की, अगर हम बात करें टेम्पररी लोगों की, तो सवाल में बोला है मेल इंप्लॉय का 3/8 टेम्पररी, मेल इंप्लॉय है 80, 80 का 3/8 आ गया 30, 30 मेल इंप्लॉय हैं जो टेम्पररी है, उनकी नौकरी पक्की नहीं है। टोटल अगर 80 मेल हैं तो 80 का 3/8, 30 यूनिट मेल ऐसे हैं जिनकी टेम्पररी नौकरी है। फीमेल का 2/5 टेम्पररी, फीमेल है 40, 40 का 2/5 कितना रहेगा, 40 का 2/5 आ जाएगा 16, 16 फीमेल ऐसी हैं जिनकी टेम्पररी जॉब है। सवाल में बोला टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय 740, परमानेंट इंप्लॉय कितने, 740। आप बताओ प्यारे बच्चों, टेम्पररी कितने होंगे, 30 ये हैं, 16 ये हैं, यानी कि 46, 46 यूनिट टेम्पररी हैं। अगर हम बात करें तो 30 मेल टेम्पररी हैं, 16 फीमेल टेम्पररी हैं, तो कुल मिला के 46 टेम्पररी इंप्लॉई हैं। अगर कंपनी में टोटल 120 यूनिट लोग काम करते हैं तो 120 यूनिट में से 46 इंप्लॉई आपके टेम्पररी हैं। तो 120 में से 46 आप माइनस कर देंगे तो बाकी के इंप्लॉई क्या उनसे आगे, परमानेंट आ गए ना, परमानेंट। क्या आप मेरी बात समझ रहे? अगर कंपनी में टोटल 120 यूनिट इंप्लॉई हैं जिसमें से 30 मेल और 16 फीमेल, यानी कि कुल मिला के 46 टेम्पररी हैं, इनकी नौकरी पक्की नहीं है, तो अगर 120 में से 40 घटाऊंगा तो बचेगा 74। तो 74 यूनिट जो है पर्सन वो परमानेंट है, उनकी पक्की नौकरी है। और इसी 74 की वैल्यू सवाल में 740 दे रखी है, इधर रखे ना, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 740, कितने गुना, 10 गुना। 74 की वैल्यू सवाल में 740 दे रखे, 10 गुना, ये 10 गुना आ गया। अब जो चीज पूछी है, सवाल में पूछा है यहां पे टोटल इंप्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से कितना ज्यादा है। टोटल इंप्लॉय है 120 यूनिट, टोटल इंप्लॉय है 120 यूनिट, टोटल इंप्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से कितना ज्यादा है। हमारे पास टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय है 16, 16 टेम्पररी फीमेल है इंप्लॉय, तो टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय है मेरे दोस्तों 16, यानी कि टोटल इंप्लॉय है 120, कुल कर्मचारियों का 7/15 टेम्पररी फीमेल अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है, बताओ कितना अधिक है, घटाएंगे तो 15 8 120, ये चला जाएगा 8 7 56, 56 में से 16 घटाएंगे 40 यूनिट अधिक है। 40 यूनिट की बेसिकली वैल्यू आपसे पूछी थी, 74 की वैल्यू 740 से 10 गुना, 40 की वैल्यू भी 10 गुना आ जाएगी 400, और 400 इस सवाल का आंसर है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गदर और गजब सवाल। सवाल वैसे मुश्किल नहीं है, पर बच्चे ना भाषा पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने केवल इस पर्पज से क्वेश्चन लिया है कि जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, जो भी नीचे दिया हुआ है आप उनका मल्टीपल टोटल मान लीजिए। टोटल 120 है, 2/3 मेल, 80 मेल, 40 फीमेल। मेल 80 का 3/8 30 टेम्पररी है, फीमेल 40 का 2/5 16 टेम्पररी फीमेल है। टोटल मिला के 46 टेम्पररी है। 120 में से 46 टेम्पररी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, बाकी के परमानेंट है। 74 की वैल्यू 740 है, 10 गुना। अब आपसे ये पूछा है कि टोटल इंप्लॉय का 7/15, 120 का 7/15 फीमेल इंप्लॉय, टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय 16 से कितना अधिक है, 40 अधिक है ना। ये कैलकुलेशन 40 की वैल्यू भी 10 गुना 400 आ जाएगी। बस इसी के साथ ये चैप्टर प्यारे दोस्तों पूरी तरीके से एंड होता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एग्जामिनर कितना भी आसान क्वेश्चन बनाए, आसान क्वेश्चन भी हमारी सीट से आएगा, मॉडरेट भी हमारी सीट से आएगा, टफ बनाएगा तो टफ भी हमारी सीट से आएगा। मैंने सब करवा दिया फिनिश, कुछ नहीं छोड़ा। पहली 3 क्लास में इजी मॉडरेट क्वेश्चन थे, आज की क्लास में टफ सवाल थे।
एक बार ये क्लास आपको घर पे जाके फिर से रिपीट करके देखनी है, तब आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।